नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डायरेक्ट टैक्स की नई क्लास में। हम लोग शुरू कर रहे हैं सैलरी चैप्टर। सैलरी चैप्टर हम लोगों ने किया था, हाँ जी किया था, और उससे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कुछ सबसे पहले लास्ट क्लास का हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। लास्ट क्लास का रिवाइज करके ही हम लोग आगे चल सकते हैं। ठीक है सर, चलो आ जाओ फटाफट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कुछ याद है? क्या तुम्हें याद है? तारीख है आज 8 Feb। आज कौन सा डे है? प्रपोज डे है आज, पता है तुमको? नहीं सर, हमें नहीं पता। हम सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ने वाले ही होने चाहिए। अच्छा जी, अब मुझे याद आ गया कल हमने क्या क्या पढ़ा था। बहुत अच्छे जी। हमारी टीम इतनी होशियार है, पता है तुम? मैंने उनको कहा कि यह ले आओ, तो अब सर्दियों का टाइम है, मैंने कहा कि ले आना, तो ले आए। मैंने कहा था नॉर्मल लेके, मैंने कुछ भी नहीं कहा था एक्चुअल में। तो मैंने कहा ये क्या ले आया, क्या क्या ले आया? मुझे इतनी ठंडी क्यों ले? कह रहे सर हमें लगा मजा आएगा ठंडी पीने में। अरे मन कह रहा ठंड में तो नॉर्मल लेके आते हैं, ठंड में गर्म कौन ले, ओ ठंड में इतनी ठंडी कौन लेके आता है एकदम फ्रिज में से, हाँ? क्या कीजिएगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, चलें करें एक बार, देखें कल क्या क्या देखा था। हाँ जी सर बिल्कुल, एक बार रिवाइज करते हैं। अपनी जो प्रथा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। कल हम लोगों ने आपको प्रोविडेंट फंड पढ़ाया था। प्रोविडेंट फंड आप लोगों ने देखा होगा, हाँ सर। चलो सबसे पहली बात, हमारे पास कितने तरह के फंड है सर? 4 आपके सामने हैं, एक और है इसके बाद। एक और कौन सा है सर? सुपर एन्वेशन फंड, जिसके बारे में आपने हमें बतलाया था। बहुत बढ़िया जी। चलो सबसे पहले 4 फंड में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये सुपर एन्वेशन फंड नहीं है, इसको मत बोल देना सुपर एन्वेशन फंड। ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, और ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसमें एम्प्लॉयर नहीं होता, सिर्फ एम्प्लॉय होता है, दैट मींस जिसका खुद का बिजनेस होता है। एम्प्लॉय तो वो क्या ही होगा, वो खुद का ही बिजनेस। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो फंड कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब अवैध तरीके से एक तरह का फंड हो गया, अवैध हो गया। हाँ सर। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो सीआईटी मतलब चीफ कमिश्नर, सीसीआईडी नहीं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास रजिस्टर्ड है। और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो गया सरकार का जो फंड होता है वो। अगर मैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो एसपीएफ में डिडक्शन मिल जाएगी, एटीसी में, याद है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट, विड्रॉवल फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि सरकार का फंड है। सब डिडक्शन दे दी जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन किया। सर ये एग्जेम्प्ट क्यों नहीं कर दिया? कोई बच्चा पूछ सकता है। हाँ भाई बिल्कुल पूछ सकता है, राइट है तुम्हारा यार। तुम लोगों ने फीस दी है कि सर ये एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट, फिर इसमें डिडक्शन क्यों दे दी? हो सकता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, तो सर ये एम्प्लॉय का भी तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए था ना। मैंने तुम्हें बताया था वो एग्जेम्प्ट नहीं होता, वो उसी की इन्वेस्टमेंट होती है। क्या बोला था? एम्प्लॉयर कुछ दे रहा है, एम्प्लॉयर कुछ दे रहा है, तो वो सैलरी हेड में टैक्स होता है, या तो सैलरी या इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के बदले में। और अगर एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट करता, दैट मींस एम्प्लॉयर ने जब पैसा दिया, सैलरी हेड में टैक्स हुआ, उसमें से टैक्स होने के बाद कुछ पार्ट एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, उसका खुद की इन्वेस्टमेंट है, इसलिए खुद का पैसा कभी एग्जेम्प्ट हो सकता है क्या? नहीं, उसने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है। चलो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करूं तो डिडक्शन मिल जाएगी, हाँ सर, एटीसी में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना? आरपीएफ है, रिकॉग्नाइज है सर 12% ऑफ सैलरी। इंटरेस्ट कितना सर? 9.5% पर एनम तक एग्जेम्प्ट है। विड्रॉवल पर सर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस क्या थी? आप 5 साल तक ये पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर आप 5 साल के अंदर कर रहे हैं तो स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए। स्पेसिफिक चीजों में क्या था? आप पैसा निकाल रहे इल हेल्थ के लिए, आप पैसा निकाल रहे हैं किसी नए एम्प्लॉयर के यहाँ आपने अकाउंट ट्रांसफर कर लिया, आप पैसा निकाल रहे हैं एम्प्लॉयर का बिजनेस ही शट डाउन हो गया, या आपके हाथ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप पैसा ना निकालते, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय है, उस केसेस में ये विड्रॉवल एग्जेम्प्ट हो जाएगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। सर एक बार ये कंडीशंस हमें दिखा दो ना, एक बार आ जाओ,
आ जाओ, ये रही आरपीएफ का। अगर पैसा आप विड्रॉ करते हैं, आरपीएफ विड्रॉवल इफ एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड कंटिन्यूस सर्विस 5 साल के लिए, अगर आप टर्मिनेट हो रहे हैं इल हेल्थ के कारण, डिसकंटिन्यू एम्प्लॉयर का बिजनेस, रीजंस विच बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, इवन इफ कंटिन्यूअस पीरियड 5 साल से कम है, तो इन केसेस में 5 साल से कम भी चलेगा। हाँ जी, बात समझ आई। इफ द एम्प्लॉय जॉइन न्यू एम्प्लॉयमेंट ऑन द सेसेशन ऑफ ओल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड accumulated balance in PF transferred to RPF maintain with the new employer, आप पुराने से नए पे शिफ्ट कर दिया तो भी आपका विड्रॉवल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नो सर। चलो, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सर इस फंड का किसी को नहीं पता चलता। इस फंड का तब पता चलता है जब आप विड्रॉवल करते हैं, जब आप विड्रॉवल करते हैं अमाउंट। तो जब आप विड्रॉवल करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसका तो खुद का ही तो पैसा है, वो तो उसकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, इसलिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करके चलना। लेकिन सर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट वो आईएफओएस में टैक्सेबिलिटी आएगी? हाँ सर। बट मुझे बताओ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहाँ टैक्स होगा? सर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहीं टैक्स नहीं होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, सर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट सैलरी हेड में टैक्स होगा। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन था उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होगा? आईएफओएस में। देखो ये बातें कहां लिखी हैं सर, ये बातें कहां लिखी हैं? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल इन आईएफओएस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन इट टैक्स प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। सैलरी हेड में टैक्स होगा लेकिन इन लिeu ऑफ सैलरी होगा। मतलब सब कोई फर्क नहीं है, सैलरी भी वही सैलरी टैक्सेबल होती है और इन लिeu ऑफ सैलरी मतलब सैलरी के बदले में सैलरी के नेचर का आइटम है, टैक्स सैलरी हेड में ही होगा। ठीक है, ठीक है सर। यूआरपीएफ की, ये तो आरपीएफ की थी, यूआरपीएफ की बात करें। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल in the year of payment of credit interest, it become taxable when accumulated balance is withdrawn by the employee। जब आप उसको विड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली जब आप विड्रॉ करेंगे तो टैक्सेबिलिटी आएगी। ये वाले जो पॉइंट थे ये आरपीएफ के थे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाले इसके। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सर एम्प्लॉयर का तो कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। हाँ सर, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट है, विड्रॉवल भी उसका फुल्ली एग्जेम्प्ट है। हाँ जी, आगे चल सकते हैं। हाँ सर, नोट्स निकाल लो, आज की डेट डाल लो फटाफट। आगे हमने क्या पढ़ाया था? पीएफ के बाद मैंने आपको लिमिटेशंस पढ़ाई थी 7.5 लाख। नहीं सर, उसके बाद आपने एक और चीज पढ़ाई थी, सुपर एन्वेशन फंड। चलो, सुपर एन्वेशन फंड क्या होता है? सर जो पीएफ एक्ट में नहीं आता और जो पीएफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता उस पर लग जाता है सुपर एन्वेशन फंड। मतलब वो सुपर एन्वेशन फंड में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। जनरली मेंटेन बाय दोज एम्प्लॉयर हु डू नॉट कवर्ड अंडर द पीएफ एक्ट। बहुत बढ़िया जी। उसमें क्या होता है? फिर उसमें एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है, एम्प्लॉय भी पैसे डालता है। ये रहा सुपर एन्वेशन फंड। उसमें क्या होता है? सुपर एन्वेशन फंड में एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है और एम्प्लॉय भी पैसे डालता है। दोनों मिलकर जब पैसे डालते हैं तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू 1.5 लाख, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट नहीं होता, उसकी क्या मिलती है? सर डिडक्शन में अलाउड हो जाती है। इन दोनों के अमाउंट को टोटल करके बनता है सुपर एन्वेशन फंड, उस पर मिलता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो जाएगा एग्जेम्प्ट दोनों का। हाँ, दोनों के पार्ट का इंटरेस्ट, फाइनल अमाउंट जो भी होगी वो भी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। तो इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बॉयज, माय बॉयज? यस सर। चलो, मैक्सिमम लिमिट किसकी दी थी? सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। किसकी? तेज बोलो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। क्या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की भी कोई लिमिट है? हाँ सर है ना। कितनी लिमिट है सर? 2.5 लाख। इन केस ऑफ पीपीएफ वो लिमिट हो जाएगी 5 लाख। बहुत बढ़िया। अगर मैं एम्प्लॉयर की लिमिट की बात करूं तो उसने कितने फंड पर लगाया? सर उसने 3 फंड पर लगाया। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की लिमिट की बात करूं जो 2.5 लाख की, उसने कितने पर लगाया? सर उसने 2 पर लगाया। उसके 2 कौन से हैं? किसके 2? एम्प्लॉय के 2, आरपीएफ और पीपीएफ। पीपीएफ के केस में 5 लाख की लिमिट। चलो बहुत बढ़िया। यहां पर 7.5 लाख में कितना? 7.5 लाख में 3 अमाउंट है। अमाउंट ज्यादा तो अकाउंट भी ज्यादा। 3 अकाउंट में कौन कौन से हैं?
सुपर एन्वेशन फंड, हाँ सर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, हाँ सर, और एक पेंशन स्कीम। अगर आप तीनों अकाउंट का मिलाकर या किसी एक अकाउंट में 7.5 लाख 7.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो एक्सेस अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। हाँ और ना, हाँ बोलो बोलो, हाँ और ना, जल्दी बोलो, हाँ सर, टैक्सेबल हो जाएगी। बहुत बढ़िया जी। कितने अमाउंट से, 7.5 लाख, 7.5 लाख से एक्सेस होने पर। जबकि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख वाला, याद आया, इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ में, तो उस केस में 2.5 लाख 2.5 लाख से ऊपर वाला पार्ट टैक्सेबल होगा या ऊपर वाले पार्ट का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, सर का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। ठीक है, आएंगे उस पॉइंट पे भी, मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं ताकि दिमाग में ये बात छप जाए। मैक्सिमम अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड इन दीज 3 फंड्स इज 7.5 लाख पर एनम। हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। फोन आज हमने साइलेंट नहीं किया, बच गया, किसी का फोन नहीं आया। चलो बहुत अच्छे, सिस्टम दे दियो मेरा एक बार। ये मैंने एक आपको एक क्वेश्चन करवाया था, हाँ सर, इसमें एक दिक्कत आएगी, मेन इसमें इश्यू क्या था सर, जो 7.5 लाख की लिमिट है ना, उसमें ना आपने बताया था कि इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। फॉर कैलकुलेशन ऑफ द लिमिट ऑफ 7.5 लाख एनी इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है आपको, एंड शैल आल्सो बी इंक्लूड, वो भी आपको इसमें इंक्लूड करके चलना है। तो एक साल में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मल्टीपल ईयर्स आते हैं, दैट मीन्स जब इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कमाया जाता है उस फंड में, क्योंकि जो फंड होता है उसमें सारा पैसा जमा होता है और हर साल उसका क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ठीक है सर। तो दिक्कत आनी शुरू हुई, हाँ सर, उसकी सॉल्यूशन के लिए हमने क्या बनाया सर, आपने एक फॉर्मूला बता दिया था। चलो इसमें मैंने चार्जर भी दे दिया उसका, उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया था, हाँ जी, उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया था सर। आपने ये बताया था कि इसमें ना सीबीडीटी ने एक एग्जांपल दे रखा है, वही हो सकता है एग्जाम में आ जाए। चलो, टीपी फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पोर्शन फॉर ईच ईयर सेपरेटली। जब मुझे इंटरेस्ट अलग अलग साल का अलग अलग निकालना होगा तो मुझे कैलकुलेशन करनी होगी, हाँ सर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू मैं वो कैलकुलेशन अलग अलग कर सकता हूँ। दैट मीन्स इस फॉर्मूले के थ्रू मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं सर, इस फॉर्मूले के थ्रू हम हर साल का इंटरेस्ट अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हैं, ताकि मैं चेक कर सकूं 7.5 लाख की लिमिट कि इस किस साल में कितनी लिमिट एप्लीकेबल होगी। हाँ जी, बंद कर, सारी बंद कर दे, बंद कर दे सारी, सिस्टम वगैरह बंद कर। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। हाँ जी, इससे क्या पता चलेगा, फटाफट बताओ मुझे, इससे क्या पता चलेगा सर, इस फॉर्मूले से मुझे पता चलेगा कि हर साल कितना इंटरेस्ट किस साल से बिलोंग करता है, परटेन करता है, ताकि जो लिमिट है मेरी 7.5 लाख की वो मैं अलग अलग कैलकुलेट कर सकूं हर साल के लिए। हाँ सर, चलो फॉर्मूला क्या था, टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस पीसी1 प्लस टीपी1 मल्टीप्लाई बाय आर। मैंने इसको दो पार्ट्स में बांट दिया था, एक ये पार्ट था और एक ये पार्ट था। हाँ सर, याद करने के लिए पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर था, हाँ सर, प्लस पीसी1 प्लस टीपी1 मल्टीप्लाई बाय आर था। दैट मींस दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई बाय आर है, वो तो याद रहेगा। हाँ सर, याद रहेगा। इसके पीसी डिवाइड बाय 2 था, उसमें क्या था, पीसी1 प्लस टीपी1। पीसी की फुल फॉर्म, टीपी शुरू हो जाओ यहां से। टीपी का मतलब क्या था सर, टैक्सेबल परक्विजिट। पीसी का मतलब क्या था, पीसी का मतलब था सर एक्सेस कंट्रीब्यूशन। चलो बहुत बढ़िया, ओवर एंड अबव 7.5 लाख, बहुत अच्छे। आर का मतलब क्या था सर, आर का मतलब था आई डिवाइडेड बाय फंड एवरेज। आई का मतलब क्या था सर, जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो वाला। फंड एवरेज का क्या मतलब था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड डिवाइड बाय 2। बहुत अच्छा। पीसी1 टीपी1 क्या था सर, जिसमें 1 लग गया दैट मींस वो अर्लियर ईयर का है। पीसी का मतलब एक्सेस कंट्रीब्यूशन अर्लियर ईयर, और टीपी1 का मतलब क्या है, टैक्सेबल परक्विजिट ऑफ अर्लियर ईयर। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो मुझे बतलाओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो मुझे बतलाओ एक बार फटाफट। नो सर, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे जी। चलो इससे आगे आओ फिर,
इससे आगे कुछ हमने एग्जाम्पल्स करवाए थे। हाँ सर, ये आपने एग्जाम्पल्स करवाए थे। कुछ आपने होमवर्क मिला था। हाँ सर, एक होमवर्क भी दिया था, ये वाला होमवर्क था आपका जी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लिमिट लगा दी थी एम्प्लॉय वाले पार्ट पर भी। एम्प्लॉयर पे तो लगा दी 7.5 लाख। हाँ सर, एम्प्लॉय पर कितनी 2.5 लाख। 2.5 लाख से अगर एक्सीड करोगे तो जो एक्सेस अमाउंट होगी उसका इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल, उसका इंटरेस्ट आपके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। और जो लिमिट है 2.5 लाख की विल बी टेकन एज 5 लाख इन केस ऑफ वेयर एम्प्लॉयर डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मींस पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हाँ सर, उसके बाद हम लोगों ने एक रिलीफ की थी, रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). हाँ सर, इसमें क्या था कि आप किसी भी साल में कुछ ऐसी इनकम रिसीव कर रहे हैं जो इनकम उस साल की ना होके आगे या पीछे की हो सकती है, वट एवर केस में भी। ठीक है, ठीक है सर। इसलिए रिलीफ का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि जिस साल में आप इनकम रिसीव कर रहे हैं वो पिछले सालों की है या अगले सालों की है। हो सकता है इस साल में टैक्स रेट ज्यादा हो, पिछले और अगले सालों में हो सकता है टैक्स रेट कम हो सकता है मे बी। तो आप क्या कहोगे, सर फला साल की ये मेरी इनकम थी, मुझे उस साल मिलती तो मैं इतना टैक्स देता, लेकिन मुझे इस साल मिल रही है तो मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं, देखो हम कैलकुलेशन तो उस साल के हिसाब से अभी नहीं करवा सकते ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ आईटीआर फॉर्मेट, क्योंकि आईटीआर का फिक्स फॉर्मेट होता है। हम एक काम करते, एक नया चीज ऐड कर देते, रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) की रिलीफ आपको दे देते हैं। क्या रिबेट और रिलीफ एक साथ मिलेगी सर? रिबेट का मतलब रिबेट अंडर सेक्शन 87A। हाँ सर, दोनों मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा रिलीफ कहां से माइनस होगी सर? टैक्स पेबल से। रिलीफ निकलेगी कैसे, फटाफट रिलीफ कैसे निकलेगी, जल्दी मुझे बताओ सर। रिलीफ ऐसे निकलेगी कि हाँ, टोटल इनकम लेनी है इंक्लूडिंग एरियर या एडवांस जो भी है वट एवर में भी, उस पर टैक्स निकाल लो। टोटल इनकम ले लो एक्सक्लूडिंग एरियर और एडवांस, वो करके टैक्स निकाल लो उस पर, टोटल इनकम पर दोनों के टैक्स को माइनस करके बाजू रखो। फिर उस साल में चले जाओ जिस साल से वो इनकम परटेन करती है, बिलोंग करती है, उस साल की टोटल इनकम लेके उसमें इंक्लूडिंग एरियर या एडवांस करके उस पर टैक्स निकाल दो। टोटल इनकम लो उसी साल की एक्सक्लूडिंग एरियर या एडवांस करके उस पर टैक्स निकाल दो, दोनों के टैक्स को माइनस कर दो, बाजू रखो। दोनों रखे हुए बाजू टैक्स को आपस में माइनस करवा दो, जो भी आएगा वो रिलीफ निकल कर आएगा अंडर सेक्शन 89(1). यहां तक हम लोगों ने आपका पढ़ा था या इसके बाद भी कुछ पढ़ा था? नहीं सर, यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया सर। इसके बाद हम लोगों ने डिडक्शन भी तो पढ़ी थी। करेक्ट सर, हम लोगों ने डिडक्शन भी तो पढ़ी थी, ये रही ना। डिडक्शन में क्या था सर? डिडक्शन में ये था, 3 तरह की डिडक्शन है हमारे पास। ये डिडक्शन कौन सी है सर? ये इंटरनल डिडक्शन है। डिडक्शन में 3 में से कौन कौन सी है? सबसे पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सी? 50,000, जो मिलेगी ही मिलेगी, मांगो या ना मांगो मिलेगी जरूर। सेकंड नंबर की डिडक्शन क्या थी सर? वो थी मेरी एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस किसको मिलती है डिडक्शन सर? केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है। 3 में से सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 3 में से सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन सा? अमाउंट रिसीव्ड 5,000 और 20% ऑफ सैलरी या बेसिक सैलरी सर? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। आप क्या करेंगे, जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंस आया है वो आप ऐड करवा देंगे सैलरी में, नीचे उसकी डिडक्शन दे देंगे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर डज नॉट रेलिवेंट, और हमेशा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ही काम आएगी। थर्ड हमने देखा था पीटी। पीटी बोले तो प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जब आप पे करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाती है 2,500 रुपए तक की पर एनम, पर एनम। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है एम्प्लॉय के बिहाफ पर तो क्या करेंगे, सैलरी में ऐड करेंगे, फिर उसको नीचे आके डिडक्शन अलाउ कर देंगे। किसकी? पीटी। पीटी बोले तो प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स हर स्टेट में नहीं लगता, कुछ स्टेट में लगता है क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक है। स्टेट का आर्टिकल 276 के थ्रू प्रोफेशनल टैक्स चार्ज किया जाता है। हाँ जी, यहां तक हमने कर लिया था। हाँ सर, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, यहां तक मैंने करवा दिया आपको रिवाइज, कोई दिक्कत? नो सर। चलो आज हम शुरू करेंगे। तो अब आपका क्या क्या खत्म हो गया सर? हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स खत्म हो गए, बहुत बढ़िया जी। बेसिक सैलरी के कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, बहुत बढ़िया जी। डिडक्शंस खत्म हो गई, बहुत बढ़िया। आज हम अलाउंसेस करेंगे, फिर हम परक्विजिट करेंगे। अलाउंसेस करेंगे सबसे पहले। अलाउंसेस नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो। चलो अलाउंसेस में क्या है
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंसेस एंड परक्विजिट। सर मैं बताऊं? सर अलाउंसेस एंड परक्विजिट में फर्क मैं बता देता हूं। चलो बताओ सर। जो कैश में पे होते हैं वो अलाउंसेस होते हैं, जो काइंड में पे होते हैं वो परक्विजिट होते हैं। बहुत बढ़िया जी, आपने मतलब मोटा मोटी डेफिनेशन देख रखी है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका कोई और तर्क दूं तो चलेगा, जो तुम्हें हजम भी होगा, तुम मानोगे भी हाँ यार नई चीज सुनी है हमने तो, अलाउंसेस एंड परक्विजिट में डिफरेंस का हमें पता ही नहीं थी ये चीज तो। हाँ जी, अलाउंसेस हमेशा दो चीजें हैं, अलाउंसेस और परक्विजिट, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो चीजें रह गई बेस हमारी सैलरी की, अलाउंसेस, परक्विजिट। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अलाउंसेस हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट मीन्स आप चाहे खर्चा करो या खर्चा मत करो, आपको वो अलाउंसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कन्वेंस अलाउंस, आप कहीं पर जाओ या मत जाओ, पैदल जाओ रिक्शा से जाओ, उन्होंने फिक्स कर रखा होगा हम इतना पैसा देंगे। फॉर टेक एन एग्जांपल, आप किसी भी कन्वेंस के थ्रू आप शहर में ही घूम रहे हैं, मतलब जैसे मान लो आपको दिल्ली में आपकी जॉब है, आप दिल्ली में ही कहीं एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है, आपको जो अलाउ कर रखा था वो 100 रुपीज अलाउ कर रखा था। अब चाहे वहां पर आप पैदल जाओ, ऑटो से जाओ, किसी भी चीज से, या मत जाओ, ऑनलाइन बैठ के वो काम कर दो, तो आपको 100 रुपीज मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। दूसरा, आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिलता है, हाँ सर एम्प्लॉइज को मिलता है। तो आप अपने बच्चे को पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, मिलेगा ही मिलेगा। वो अलग बात है टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, मिलेगा जरूर आपको। हाँ सर बरोबर। परक्विजिट की बात करें, परक्विजिट का मतलब ये है कि खर्चा करने पर ही मिलेगा आपको, खर्चा करने पर ही मिलेगा, या आपने वो फैसिलिटी ली है जो आप बात कर रहे थे इन काइंड में। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर आप RF पे, आपको कब मिलेगा रेंट फ्री अकोमोडेशन? जब आपने मकान ले रखा होगा किराए पर, तभी मिलता है। अगर आप खुद के घर में रह रहे हैं तो RF पे नहीं मिलता। लेकिन 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 अलाउंसेस में अगर बात करें तो अलाउंसेस कई बार मिल जाते, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम मिलते हैं। ठीक है, तो जो मेजर डिफरेंस है उसमें यह है कि अलाउंसेस चाहे आप खर्चा करो या ना करो आपको मिलते ही रहेंगे, जबकि परक्विजिट ये है आपको वो बेनिफिट लेना पड़ेगा, वो कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी, चलें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलाउंसेस, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो जी, आइए आपका इंतजार है। ये रहे allowances and its taxability. Meaning of the allowance: fixed quantity of money given regularly to employees in addition to salary to meet some particular requirement, whether personal or connected with the service। चाहे आपका पर्सनल है चाहे कनेक्टेड विद द सर्विस है, हमें नहीं पता, हम आपको इतना अलाउंस देते रहेंगे। जैसे टेलीफोन आप खरीदो या मत खरीदो, टेलीफोन आप खरीदो या मत खरीदो, लेकिन हम आपको अलाउंस दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आई? तो अलाउंस तो हमेशा आपको मिलते ही रहेंगे। परक्विजिट जब आप वो फैसिलिटी यूज करेंगे तो ही आपको परक्विजिट्स मिलते हैं। बात समझ आई? हाँ सर। अलाउंसेस मोटा मोटी मैंने सारे अलाउंसेस को 3 पार्ट्स में बांट दिया, सारे अलाउंसेस को 3 पार्ट्स में बांट दिया। सर 3 पार्ट्स में क्या क्या है? एक तो है मेरे फुल्ली एग्जेम्प्ट वाले, एक तो है मेरे फुल्ली एग्जेम्प्ट वाले, दूसरा है मेरे फुल्ली टैक्सेबल वाले, जो फुल्ली टैक्सेबल है, एक है मेरे फुल्ली एग्जेम्प्ट वाले, एक है मेरे फुल्ली टैक्सेबल वाले,
और एक है मेरे पार्शियली टैक्सेबल पार्शियली एग्जेम्प्ट। पार्शियली टैक्सेबल पार्शियली एग्जेम्प्ट। पहली बात कर लेते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है। दैट मीन्स आपको अगर ये पैसा मिला तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस का क्या मतलब है कि अगर आपको ये पैसा मिला तो हम आपको कोई छूट कोई डिडक्शन नहीं देंगे, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। पहले सर क्या ये रटने हैं? नहीं, जो जो रटने हैं वो मैं बता दूंगा कि इनको रट लो, उनको दिमाग में बिठा लेना, अपने आप याद हो जाएगा। मैंने क्या कहा था? सैलरी चैप्टर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड। सैलरी चैप्टर इज जस्ट कि आप कितना, कितनी लिमिट्स, कितने कंटेंट याद कर पाते, रिटेन कर पाते। बात समझ आई? हाँ सर। हालांकि जो हुआ है लॉजिकली सारी चीजें, लेकिन आपके लिए लॉजिकल नहीं है। आपके लिए तो सिंपल सिंपल क्या है सर, क्वेश्चन आएगा, पुट करनी है सारी चीजें, फिगर आंसर निकालना है हमें। ठीक है, चलो डियरनेस अलाउंस। सबसे पहली बात डियरनेस अलाउंस, पॉपुलरली नोन एज डीए। चलो जी डीए की बात कर लेते हैं। डियरनेस अलाउंस, डीए मिलता है हर से किसी को, महंगाई भत्ता। हर साल महंगाई बढ़ती है तो हर साल डीए भी बढ़ता है लोगों का। बेसिक के बाद क्या आता है? डीए ही आता है। बेसिक सैलरी के बाद डीए। डीए दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सैलरी या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, या एक नॉर्मल वाला डीए। ठीक है, ठीक है सर। दो पार्ट्स का मतलब क्या है? दो पार्ट्स का मतलब ये है, कुछ जगह पर अभी तक आपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी देखा होगा और अदर जगह भी आप देखोगे कि कुछ जगह सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट पर्पस वाला है। दैट मींस कुछ कैलकुलेशंस के लिए, कुछ कैलकुलेशंस के लिए डीए का एक अलग पार्ट बनाया जाता है। एक ही पार्ट में से दो पार्ट बनते हैं, एक डीए में से दो पार्ट बनते हैं। ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट है, ये नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट। टैक्सेबल कौन सा होगा सर? टैक्सेबल तो टोटल अमाउंट होगी। टैक्सेबिलिटी दोनों पर आएगी, टैक्सेबिलिटी दोनों पर आएगी, लेकिन अलग अलग नाम से। अलग अलग नाम से मतलब जब भी आप, जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल, आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। हाँ सर, जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो कुछ जगह उन्होंने लिखा हम सिर्फ वो डीए लेंगे जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट है। दैट मींस कुछ पोर्शन इन्होंने डीए का ऐसा भी रखा कि जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन करें, ग्रेचुइटी वगैरह है, पीएफ वगैरह, इनकी कैलकुलेशन करें तो आप उस टाइम पर डीए सिर्फ इतना ही लेंगे जितना उन्होंने फिक्स कर दिया, बाकी नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है सर। चलो, डीए मतलब महंगाई भत्ता, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, टैक्सेबिलिटी पूरे पर आएगी। लेकिन कुछ पर्पसेस के लिए सिर्फ हम डीए कौन सा लेते हैं? रिटायरमेंट पर्पस वाला। दैट मींस जब आप रिटायर होंगे उस टाइम पर जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे उनकी कैलकुलेशन में क्या आपने पार्ट लिया उसका। डीए आपका फिक्स भी हो सकता है 5000 पर मंथ, आपका परसेंटेज में भी हो सकता है कि आपको इतना परसेंट बेसिक पे का डीए मिलता है। ठीक है, मतलब दोनों टर्म्स में आ सकता है, फिक्स अमाउंट में भी डीए आ सकता है और इन परसेंटेज टर्म में भी डीए मिल सकता है। इफ नथिंग गिवन इन क्वेश्चन एज्यूम नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप ये बात लिख लो, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आप क्या मान के चलेंगे? नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डीए के लिए। चलो, उसके बाद सेकंड नंबर पर आया ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम का नाम ही बता रहा है, आपकी ड्यूटी थी रात को 6 बजे तक और आप रुके हुए हैं 10 बजे तक। आप क्या कर रहे हैं? ओवर टाइम, या क्या करवा रहे हैं? ओवर टाइम। तो उसके लिए आपको पैसा मिलता है एक्स्ट्रा, वो भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगा ओवर टाइम अलाउंस के नाम पर। फिक्स मेडिकल अलाउंस। फिक्स मेडिकल अलाउंस में ये होता है कि कई बार, जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, पैरा कमांडो है, सियाचिन में है, तो उनको एक्स्ट्रा, उनको बर्फ इतनी होती है यहां तक तो वो बर्फ में फंसे रहते हैं, उनके लिए स्पेशल ड्रेसेस होती हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, खाने के लिए अलग होते हैं, तो उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस भी दिया। दवा दारू का खर्चा भैया वहां पर जाकर आपको थोड़ा थोड़ा तो लिटर लिटर लेना पड़ेगा ना यार। लिटर लिटर नहीं लोगे तो फिर कैसे इतनी ठंड में सरवाइव कर पाओगे? जो ठंडे देश होते हैं वहां पर आप देखोगे अमूमन तौर पर ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक की बात करो,
ड्रिंक नॉर्मल है। और इंडिया के भी जैसे सियाचिन वगैरह है या कुछ ऐसे जगह है और जो भारी ठंड है वहां पर, हिमाचल नहीं, हिमालय पर, हाँ हिमालय पर है, तो वहां पर क्या है, वहां पर बर्फ जम जाती है, हर चीज की नदियां जम जाती, तो वहां पर दवा दारू का खर्चा फिक्स, मेडिकल एक्सपेंडिचर, बैंडेड वगैरह, इनके लिए कुछ फिक्स अमाउंट दी जाती है, तो उसका वो भी क्या होगा मेरा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस का क्या मतलब है, आप पहले रहते थे रतलाम में, छोटा शहर था, फॉर टेक एन एग्जांपल है, आप कोई भी अपने आसपास का छोटा शहर ले सकते हैं, आप वहां से शिफ्ट हुए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु, पुणे, आप इन शहरों में जब आप शिफ्ट होते हैं तो आपको एक अलग, मैं आपको बताऊं मेन क्या है, आप ध्यान से देखोगे ना, सबसे पहले मिलती थी सैलरी गए जमाने में, फिर उसके बाद ये लोग इन्होंने क्या सोचा, सैलरी तो कर दी सरकार ने, क्या टैक्सेबल, मैं अपने एम्प्लॉइज को किसी और नाम से पैसा दे देता हूं, किसी और नाम से पैसा दे देता हूं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसा अदर नेम से देना शुरू किया, जैसे डेयरनेस अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, दे वो सैलरी ही रहे हैं, फिर क्या करते हैं उस मेन सैलरी को कम कर देते, उन्होंने कहा मैं तुझे पहले ना 10,000 पर मंथ देता, अब मैं क्या करूंगा 9,000 सैलरी दूंगा, 1,000 डीए दूंगा, 8,000 सैलरी दूंगा, 1,000 डीए, 1,000 ओवरटाइम अलाउंस दूंगा, 5,000 सैलरी दूंगा, 5,000 सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के नाम से दे दूंगा, ताकि सरकार को बोलो अरे मैंने सैलरी थोड़ी दी है, तो मैंने सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया। तो जैसे धीरे 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 नए नए नाम से नई नई चीजें आने लगी मार्केट में, जैसे ही नई चीज आती सरकार 1-2 साल में उसको टैक्सेबिलिटी के दायरे में ले आती, फुल टैक्सेबल अलाउंस कर देती। ठीक है, तू डाल डाल मैं पात पात, तू आगे आगे मैं तेरे पीछे पीछे, तू शेर मैं सवा शेर वाली बात है। ठीक है, इसीलिए इतने नाम आ गए, इतने नाम आ गए, ये देखो लास्ट में उन्होंने लिख दिया एनी अदर कैश अलाउंस, कुछ भी आप इसके अलावा कैश अलाउंस दोगे वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। चलो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, आप एक छोटे शहर से बड़े शहर में आ रहे, तो वो कह रहे बड़े शहर में आते तो ज्यादा खर्चे होते, तो हम आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दे रहे हैं। इंटरिम अलाउंस, बीच में एवं कोई अलाउंस अनाउंस कर दिया, लो जी यार हम खुश होकर जाओ, खुश हुए ऐश करो, इंटरिम अलाउंस, बीच में कोई बीच में अलाउंस दे दिया, साल के बीच में, किसी प्रोजेक्ट के बीच में। सर्वेंट अलाउंस, आपको सर्वेंट के नाम पर अलाउंस दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट अलाउंस, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जॉब थी आपकी, आपको उसके लिए प्रोजेक्ट अलाउंस दिया गया। टिफिन लंच अलाउंस भी दिया जा रहा है, टिफिन लंच अलाउंस, अगर टिफिन ही दिया जा रहा है तो वो परक्विजिट में आएगा, 50 रुपए पर मील, आगे पढ़ेंगे। टिफिन अलाउंस दिया गया तो फुल्ली टैक्सेबल। वार्डन अलाउंस, वार्डन अलाउंस का क्या मतलब है, आपको एक वार्डन फैसिलिटी दी जा रही है, अलाउंस दिया जा रहा है उसके नाम का। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, आप मेरे जैसा काम नहीं करेंगे इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे लीजिए। जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल, मेरे यहाँ कोई बंदा काम करता था, उसने देखा मास्टर जी तो खूब पैसे छाप रहे हैं, एक काम करते हैं हम भी मास्टरगिरी करते हैं, तो जब वो यहाँ से जाने लगा तो मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, सुन मेरी बात, कहीं भी मार्केट में जाके तू डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ाएगा, अगर तू डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ाएगा तो मैं तुझे क्या दूंगा, क्या दूंगा जी, नॉन पार्टिसिपेटिंग अलाउंस दूंगा, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ सर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेप्ट हैंडीकैप एम्प्लॉइज, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर अगर आप जा रहे हो और आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, लेकिन हैंडीकैप एम्प्लॉइज के केस में ये एक्सेप्शन है। हैंडीकैप एम्प्लॉइज के केस में उन्होंने एक्सेप्शन दे दी इस केस में कि 3200 रुपए पर मंथ तक की एक्सेप्शन एग्जेम्पशन है। फैमिली अलाउंस, फैमिली अलाउंस का क्या मतलब है, एम्प्लॉयर को पता चला अरे तुम्हारी तो बहुत बड़ी फैमिली है, तुम्हारी तो बहुत बड़ी फैमिली है, जैसे प्रेम रतन धन पायो, मूवीज देखिए हिंदी मूवीज, इंडियन मूवीज, उसमें कितनी बड़ी बड़ी फैमिली होती है। या फिर आप ये सीरियल देखते हो एकता कपूर के, बालाजी प्रोडक्शन हाउस, इनके सीरियल में देखा करो, सास भी जिंदा है, फिर बहू भी जिंदा है, फिर एक उसके लड़के की बहू आ गई, फिर पोते की बहू आ गई, वो फैमिली, वो कह रहे तुम्हारी फैमिली बड़ी है, चलो फैमिली को मैनेज करने में तुम्हें दिक्कत आती होगी, हम तुम्हें फैमिली अलाउंस दे रहे हैं। उसके बाद टेलीफोन अलाउंस भी देते हैं, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस भी देते हैं, एनी अदर अलाउंस, मतलब आप कुछ भी किसी भी नाम से दो, ये सारे के सारे क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, चलो फुल्ली एग्जेम्प्ट, पहले हमने देखा फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। पहला कहीं तो पड़ा है, कहीं तो तुम्हें देखा है, कहीं तो पड़ा है, अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया, एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं,
रेजिडेंशियल स्टेटस में ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। तो सेक्शन 10(7) में एग्जेम्प्ट है। हाँ सर। समटरी अलाउंस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज एग्जेम्प्ट है। अलाउंस पेड बाय यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय ए जज हाई कोर्ट जज, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। मोटा मोटी ये 5-6 हैं, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस हैं। मेन बात आती है इनकी पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस। सर ये क्या सारे नाम याद करने हैं? कोई रटवा दो, रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे तभी याद हो जाएगा। बस इन दो को फोकस कर लो, अगर इन दो पर फोकस कर लिया, बाकी ये तो सारे टैक्सेबल है, ये सारे गवर्नमेंट वाले हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो फुल्ली एग्जेम्प्ट गवर्नमेंट वाले हैं, ये सारे टैक्सेबल है। पार्टली को याद कर लो। पार्टली में कौन से हैं सर? पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट में दो हैं। दो में कौन कौन से सर? एक तो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस और एक है स्पेशल अलाउंसेस। ठीक है, ठीक है जी, ओ ठीक है, हाँ सर, चलो ठीक है। चलो सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्पेशल अलाउंसेस कि स्पेशल अलाउंसेस में वो क्या कहता है। उसमें क्या होगा सर? इसमें ये होगा पार्टली टैक्सेबल होंगे, पार्टली एग्जेम्प्ट होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इसमें पार्टली टैक्सेबल होंगे, पार्टली एग्जेम्प्ट होंगे। एचआरए अब समझ आया? बहुत से बच्चों ने एचआरए पढ़ा, 2-3 अटेम्प्ट दे लिए, पता ही नहीं चल रहा है एचआरए किस हेड में आता है। मतलब पता है कि अलाउंसेस है, लेकिन किस हेड में आता है? पार्शियली टैक्सेबल में आता है, एग्जेम्प्ट में आता है, कि कहां आता है? ठीक है, ठीक है जी। चलो एचआरए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस, और फिर अलाउंसेस हो जाएगा मेरा खत्म, पैकअप। चलिए, हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10(13)A। सर सेक्शन याद करना है? बिल्कुल याद करना है सर, बिना याद किए बात बने तो नहीं बनेगी बात दोस्त। यू हैव टू लर्न हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10(13) कैपिटल ए। सेक्शन 10(13) कैपिटल ए। हाउस रेंट अलाउंस क्या कहता है? देखिए आपने दो चीजें पढ़ी होंगी हाउस के नाम से ही, कंफ्यूजन जरूर हुई होगी। अरे हमें हुई है तो आपको तो हुई होगी। आपको कब हुई सर? जब मैं सीए इंटर में था। सीए इंटर में हमारे टाइम पे इंटर नहीं थी, आईपीसीसी थी। तो जब मैं आईपीसीसी में था, मास्टर जी से हमने पढ़ा, टैक्स पढ़ा, मास्टर जी ने बहुत बढ़िया पढ़ाया भाई, वाकई में बहुत बढ़िया पढ़ाया, मजाक की बात नहीं। लेकिन हमें पता नहीं चला, मतलब ठीक है पढ़ लिए, सोल्व करवाए, सब चीजें हो गई, लेकिन जब उसके बाद प्रैक्टिस में आए ना सीए बनने के बाद, तब इतना डीप डाउन टैक्स पढ़ा ना, फिर मुझे लगा यार अब तो पढ़ाना चाहिए, अब तो पढ़ाना चाहिए यार, मजा आ जाएगा। ऑल्दो पढ़ाने का मेरा सपना पहले से ही था, बट ये नहीं कि यार सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट भी तो होता है, पढ़ाने का था कि यार पढ़ाएंगे बहुत सालों से, पहले से सोच रखा था, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा उठाएंगे। फिर देखा अरे इससे आसान क्या है, लोगों को लगता बहुत टफ है, क्या बात कर रहे हो। कंपैरिजन, जब आप कंपैरिजन करना सीख जाओगे ना, तब जाकर टैक्स आपके लिए धुआं हो जाएगा। मैंने आते ही, जब मैंने लास्ट क्लास का रिवाइज करवाता हूं, उस टाइम पे मैंने आज भी आकर, कल मैंने क्या पढ़ाया था सर? कल आपने पढ़ाया था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर लिमिट लगा दी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर। कल मैंने दोनों को अलग अलग पढ़ाया था, लेकिन आते ही ऑटोमेटिकली मेरी जुबान ने वो कंपैरिजन शुरू कर दिया था। उसमें 7.5 लाख थी, उसमें 2.5 लाख थी, उसमें 7.5 लाख के ऊपर जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल था, बल्कि उसमें क्या था, 2.5 लाख के ऊपर एक्सेस कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट टैक्सेबल था। कंपैरिजन जब तक आप नहीं करोगे तब तक दिमाग में चीजें बैठेंगी कैसे? तो फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर। तो यहां पर भी कंपैरिजन जरूर आना चाहिए। ये है अलाउंसेस, हम पढ़ रहे हैं अलाउंसेस, लेकिन इसको कंपेयर करते रहना, एच आर ए को कंपेयर करना आर एफ ए के साथ, रेंट फ्री अकोमोडेशन। बच्चा पढ़ के निकल जाता है, सीए इंटर क्लियर हो जाएगा, उसको यही नहीं पता। अरे रहने के लिए दो चीजें पढ़ी थी, एक सर एचआरए कहते थे, एक आरएफए कहते थे, रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंस, दोनों में रेंट था, लेकिन पता नहीं था क्या चीज। आज देखेंगे था क्या चीज। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, सबसे पहली बात किसकी कर रहे हैं? अलाउंसेस की। चाहे आप फैसिलिटी यूज करो या मत करो, आपको अलाउंसेस मिलते रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, बात करते हैं एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस। चाहे सीए बनने के बाद प्रैक्टिस में जाना, जॉब में जाना, टीचिंग में जाना, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाना, कहीं जाना, एचआरए तो काम आएगा ही आएगा भाई।
बिना एचआरए के तो काम मुश्किल है। चलो बात यूं ही, हाउस रेंट अलाउंस में एचआरए में आपको कैश दिया जाता है, आपको पैसा दिया जाता है। आरएफए में रेंट फ्री अकोमोडेशन में घर दिया जाता है। एज ए एम्प्लॉयर अगर मैं रिलायंस में काम करता हूं और मुकेश अंबानी के पास काम करता हूं, तो मुकेश अंबानी अगर मुझे एचआरए दे रहे हैं, दैट मींस हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं सुन गुलिया साहब सुन, मेरे पास तुझे रखने के लिए घर नहीं है, घर तू ढूंढ। मैं तुझे क्या दे सकता हूं, मैं तुझे पैसा दे सकता हूं, तू पैसा ले जा, तुझे जिस घर में रहना है तेरी मर्जी, जहां रहना है तेरी मर्जी, छोटे में रहना बड़े में रहना, मैं तुझे फिक्स इतना एचआरए दे दूंगा, दे दूंगा। दैट मीन्स आप छोटे घर में रहो, एक कमरे के मकान में रहो, दो में रहो, ऊपर रहो, नीचे रहो, रोड पर रहो, कहीं रहो, मेरी तरफ से कुछ करो तुम यार, मैं आपको फिक्स एचआरए दे रहा हूं, दैट मीन्स अमाउंट दे रहा हूं, अलाउंसेस अमाउंट दे रहा हूं। जबकि रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या कहता है, आरएफए, वो परक्विजिट में आएगा, वो परक्विजिट में, क्योंकि आपको वहां पर पैसा नहीं मिल रहा है, आपको वहां पर हम कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं। दैट मीन्स हो सकता है मुकेश अंबानी के पास एक पूरी बिल्डिंग और थी, उसने कहा गुलिया साहब वहां जाके रह लो यार, मेरे पास वो बिल्डिंग भी है, मैं तुम्हें रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा हूं, तुमसे रेंट नहीं लूंगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रहने की जगह दे दी। बात समझ आई, हाउस रेंट अलाउंस वर्सेस आरएफए, यस और नो? हाँ सर। चलो चलो, जो भी आपको एचआरए मिलेगा, बेस मैंने समझा दिया है, जो भी आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल किस हद तक होगा वो हम देखेंगे, कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा। लेकिन आज एचआरए ऐसा पढ़ेंगे, आज एचआरए ऐसा पढ़ेंगे कि एचआरए को भूलेंगे नहीं कभी भी, दिमाग में नस नस में बिठा देंगे कि आपको एचआरए ना भूलने। फर्क क्या है सर, एचआरए में उसने कहा भाई मैं घर नहीं दे सकता तुझे, मैं तुझे अमाउंट दे सकता हूं, मर्जी तेरी, तू कैसे भी घर में रहे। आरएफए में क्या कह रहा है, भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास घर खाली पड़े हैं यार, मेरे पास 50 फ्लैट खाली पड़े, तो उनमें से किसी भी एक फ्लैट में जाके रह ले, मैं तुझे पैसे के दूं, तो वो आरएफए, वो परक्विजिट है, ये क्या है, अलाउंसेस। चलो, अगर आपको आरएफए मिल रहा, एचआरए मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, इन तीनों में जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एचआरए रिसीव्ड, सबसे पहली बात, आपको कितना अमाउंट मिला एचआरए का, रेलिवेंट पीरियड का ओनली, रेलिवेंट पीरियड को भी देखेंगे, आपको कितना एचआरए मिला रेलिवेंट पीरियड के लिए। एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, आप इसको कई बार देखते होंगे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। सिटी ऑफ रेजिडेंस चेक करेंगे, अगर आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, मद्रास का नाम अलग, चेन्नई भी आ सकता है, मेट्रो सिटीज चारों के चारों, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, ठीक है, चारों के चारों मेट्रो सिटीज हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तो 50% ऑफ सैलरी फॉर रेलिवेंट पीरियड, अगर आप अदर सिटीज में रहते हो, अदर सिटीज में, तो 40% ऑफ सैलरी फॉर रेलिवेंट पीरियड। तो इसमें तीन चीजें आप लोगों को चेक करनी है, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, और सिटी ऑफ रेजिडेंस। तीनों में से जो सबसे कम होगा, तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अमाउंट रिसीव में से, बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। दैट मीन्स मैं सही कह रहा था, मैं सही कह रहा था, ये पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस है, पार्शली एग्जेम्प्ट है, टोटल अमाउंट मिलेगी, टोटल एग्जेम्प्ट नहीं होगी, टोटल टैक्सेबल नहीं होगी। वो कह रहा है तुझे जितनी मिली, मैं तुझे इन तीनों में से लोअर जो भी होगा वो एग्जेम्प्ट है, बाकी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। यस और नो? यस सर। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं बच्चे, क्योंकि मैंने देखा कि लाइट नोट डाउन करने में काफी टाइम जा रहा है। रेगुलर बैचेज में ये सारी चीजें हाथ से लिखी होती है शॉर्ट फॉर्म में, बट यहाँ पर मेरे पास भी लिमिटेशंस है, लेकिन मैंने जहां जहां जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो डायग्राम पर समझाना बहुत जरूरी था, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन आएगा, डायग्राम बनवाना बहुत जरूरी, उसका भी मैं डायग्राम बनवाऊंगा, ठीक है, ठीक है सर। चलो, एचआरए में सैलरी का मतलब क्या होगा, हाउस रेंट अलाउंस में सैलरी का मतलब क्या होगा, बहुत सिंपल, बेसिक सैलरी प्लस डीए, कौन सा, रिटायरमेंट पर्पस वाला, और प्लस कमीशन टर्नओवर बेस्ड, कमीशन
टर्नओवर बेस्ड। 3 ही चीजें लेकर चलेंगे, बेसिक सैलरी, डीए डियरनेस अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला, कमीशन इफ पेड एज ए टर्नओवर। सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर शैल ओनली बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग एचआरए एग्जम्पशन। जिस साल की सैलरी है उसी साल की एग्जम्पशन निकालेंगे, आगे पीछे की सैलरी अगर आपको मिल रही है तो वो हम नहीं लेंगे। लेट्स से एडवांस सैलरी, सैलरी ऑफ द पीरियड अदर देन प्रीवियस ईयर इज नॉट कंसिडर्ड इवन इफ इट इज रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। एडवांस सैलरी, ठीक है। मान लो आपको सैलरी मिली, ले ली थी आपने 6 महीने पहले, आपका साल चेंज हो गया, अब उस जो आपने एडवांस सैलरी ली थी 6 महीने पहले, उसका अब टाइम पीरियड है, अब आके वो ड्यू हो गई, तो आप उसको दोबारा कंसीडर नहीं करके चलेंगे। Salary for the period during which rental accommodation is not occupied in the previous year also not considered. No exemption if employee lives in own house या house which does not pay rent. हो सकता है आप खुद के मकान में रहते हो तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी एचआरए की। नो एग्जेम्पशन इफ लिव्स इन ओवन हाउस, या फिर आप किसी रिश्तेदार के घर रहते हो जहां पर आपको रेंट पे ही नहीं करना पड़ता, उस केस में आपको एचआरए मिलेगा। मैं कह रहा हूं एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मैंने क्या बोला, आपको अलाउंसेस मिलते रहेंगे, चाहे आप खर्च करो या मत करो। आप छोटे घर में रहो, बड़े घर में रहो, घर में ही मत रहो, फुटपाथ पर रहो, अंदर रहो, बाहर रहो, कहीं रहो, वो कहता है चुपचाप मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, मुझे नहीं पता तू कहां रह रहा है, मैं नहीं जानता। टैक्सेबिलिटी आएगी इस हिसाब से। बात समझ आई? परक्विजिट क्या है? वो तुझे खुद मकान देगा यार, रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी देगा, तब खर्च करेगा, तब ही जाकर आपको कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है सर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता के लिए 50% ऑफ सैलरी ले लेना, अदर सिटीज के लिए 40% ऑफ सैलरीज ले लेना। सर बाई चांस वो मेंशन ही ना करे, सिटी मेंशन ना करे, जो बोल रहा हूं वो शॉर्ट में लिखते रहना। अगर वो सिटी मेंशन ना करे तो आप क्या लेंगे? अगर वो कुछ नहीं कह रहा तो आप चुपचाप अदर सिटीज लेंगे, मतलब 40% ऑफ सैलरी लेंगे। हमेशा मैंने एक बात कही है, स्पेसिफिकली अगर कोई चीज लिखी है वो स्पेसिफिक होती है तभी उसको अप्लाई किया जाए। अगर उसने भी कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स वो भी आपसे चाहता है कि आप 40% ऑफ सैलरी लो। स्पेसिफिकली वो कह रहा है दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, चेन्नई में रहता है, कलकत्ता में रहता है, तो जाकर आप 50% ऑफ सैलरी लेंगे, अदरवाइज आप 40% ऑफ सैलरी लेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो। ठीक है सर। चलिए, अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि पेन कहां गया मेरा? अगली बात यह है कि फॉर रेलिवेंट पीरियड का क्या मतलब है? फॉर रेलिवेंट पीरियड का क्या मतलब है? देखिए, रेलिवेंट पीरियड का मतलब यह है कि जिस साल में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल का जो रेलिवेंट पीरियड है, दैट मींस जिस टाइम पर आपको एचआरए रिसीव हुआ। हो सकता है साल के बीच में एचआरए मिलना रिसीव हुआ हो, आपकी पोस्ट इंक्रीज हुई हो, पहली जो पोस्ट थी उस पर एचआरए नहीं मिलता था, नवंबर में जाकर आप सीनियर अधिकारी बने थे, सीनियर ऑफिसर बने थे, सीनियर मैनेजर बने थे, आपको एचआरए मिलना शुरू हो गया। तो रेलिवेंट पीरियड कहां से शुरू होगा? सर नवंबर से। पूरा साल नहीं लेना। बात समझ आई? आ गई सर। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ, रेंट पे, पहले आप 6 महीने खुद के मकान में रहते थे, फिर आप रेंट के मकान में रहने लगे तो अगले 6 महीने लेंगे। हाँ सर, अगले 6 महीने लेंगे, अक्टूबर से, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप खुद के मकान में रहते तो अक्टूबर से आपने उसमें, तो रेलिवेंट पीरियड कितना? अक्टूबर टू अगला मार्च। सेम ऐसे ही 50% ऑफ सैलरी फॉर रेलिवेंट पीरियड। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी फैक्टर के चेंज होने पर, लिख लो इस बात को, अगर आप लिख सकते हो तो, किसी भी फैक्टर के चेंज होने पर कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ती है। किसी भी फैक्टर के चेंज होने पर, मैं अभी बताऊंगा आपको, किसी भी फैक्टर के चेंज होने पर कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज होंगे और आपको उस महीने की कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी। लेट्स से रेंट पेड, रेंट पे आप करते थे पहले, कितना सर? पहले हम रेंट पे करते थे 15,000 पर मंथ, अप्रैल, मई, जून में। जुलाई से उसने रेंट कर दिया 18,000 पर मंथ।
तो आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो अप्रैल मई जून की अलग कैलकुलेशन करेंगे 3 महीने की, और जुलाई से जो कैलकुलेशन है वो आप अलग तरीके से करेंगे। दैट मींस रेंट पेड जैसे ही चेंज होगा वहां पर कैलकुलेशन ब्रेक हो जाएगी, उससे पहले की कैलकुलेशन अलग तरीके से, उससे बाद की कैलकुलेशन अलग तरीके से। प्रैक्टिकली इस पर एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, वो हम अभी सॉल्व करेंगे इसके बाद। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस मतलब पहले आप दिल्ली में रहते थे, फिर गुड़गांव में रहने लग गए। दिल्ली में कितना था सर 50% ऑफ सैलरी, गुड़गांव में कितना था सर, हरियाणा है 40% ऑफ सैलरी। फैक्टर चेंज होगा, किसी भी फैक्टर के चेंज होने पर, क्या बोला, किसी भी फैक्टर के चेंज होने पर कैलकुलेशन अलग होगी। जैसे ही कैलकुलेशन अलग होगी आपको उस महीने में ब्रेक डालकर अलग से कैलकुलेशन करी। एचआरए रिसीव्ड, मान लो आपको दिसंबर महीने तक एचआरए मिलता था 15,000, 18,000, 20,000 पर मंथ, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च में आपको एचआरए मिला 25,000। जैसे ही कैलकुलेशन कोई भी फैक्टर चेंज हुआ आपको कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, आपको जो सैलरी मिल रही थी वो 3 महीने या 6 महीने में चेंज होगी, कभी भी, वट एवर इट में भी, किसी भी फैक्टर के चेंज होने पर आपको कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। बात समझ आई? हाँ सर आ गई। चलो इधर देखते हैं एक बार, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन नंबर है, कौन सा है वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। कौन सा चैप्टर है ये, सैलरी है ना? हाँ सर सैलरी। चलो देखो एक बार, ये है अपना, हाँ जी ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया। अब ये देखो जो मैंने बात कही थी, अप्रैल से मई, बस देख लो अभी सॉल्व करवाऊंगा। अप्रैल से मई वो नील था, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। जून से अक्टूबर 6,000 पर मंथ अकोमोडेशन देने लगा गाजियाबाद में। नवंबर से मार्च में 8,000 अकोमोडेशन देने लगा दिल्ली में। दिल्ली में कितना 50%, गाजियाबाद में कितना सर 40%। 6,000 पहले रेंट दे रहा था, फिर देने लग गया 8,000। तो जैसे जैसे फैक्टर चेंज होंगे वैसे वैसे मैं चीजें चेंज कर दूंगा। मैंने जो सैलरी निकाली वो अप्रैल से मई की अलग, जून से अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी की अलग, फरवरी मार्च की अलग। बीच में इसकी सैलरी भी चेंज हुई थी। बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ मिल रही थी। हाउस रेंट अलाउंस भी चेंज हो गया था 6,000 से 7,000, इसका एचआरए भी चेंज हुआ था। दैट मीन्स जब जब चीजें चेंज होंगी वैसे वैसे मैं महीने टू महीने कैलकुलेशन अलग अलग करता रहूंगा। करक्स में सिंपल भाषा में कहूं, जब भी फैक्टर चेंज होगा तब मेरी कैलकुलेशन चेंज होगी। दैट मीन्स उसी महीने में ब्रेक लगाकर वहीं तक का कैलकुलेशन करूंगा। अप्रैल में 2 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक की अलग, नवंबर दिसंबर की अलग, जनवरी की अलग, फरवरी मार्च की अलग। तो हर महीने जैसे ही कुछ मई में चेंज हुआ होगा, कुछ यहाँ पर अक्टूबर में चेंज हुआ होगा, यहाँ पर दिसंबर में चेंज हुआ होगा, यहाँ पर जनवरी में चेंज हुआ होगा, तो जब जब फैक्टर चेंज होते गए मैं उस साल कैलकुलेशन में ब्रेक लगाता गया और उन महीनों की अलग, उससे अगले महीनों की अलग, उससे अगले महीनों की अलग कैलकुलेट करता रहा। समझ आया? हाँ सर। चलो, जॉब की जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, घर की जगह इंपॉर्टेंट है। जॉब की जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, घर की जगह इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन में आपको क्या बोल देगा, वो क्वेश्चन में आपको बोल देगा मिस्टर एक्स रिजाइड इन गुड़गांव वर्किंग इन कनॉट प्लेस दिल्ली। जब उसने बोला भाई सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, जॉब चाहे तो कहीं पर भी करता हो, हमें 50% 40% वहां से मतलब नहीं है, हमें वहां से बिल्कुल मतलब नहीं, हमें ये देखना तेरा घर कहां पर है। क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, तो हमें मतलब किससे होगा, हाउस से ही होगा। हाउस से ही मतलब होगा, एचआरए की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो घर की जगह, घर की जगह इंपॉर्टेंट है, ना कि जॉब की जगह इंपॉर्टेंट। ठीक है,
ठीक है सर। कभी भी अगर आप रेंट पे जीरो कर रहे हैं, दैट मीन्स आप रेंट पे कर ही नहीं रहे हैं, तो उस केस में आपको एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एचआरए तो एम्प्लॉयर देगा ही देगा, तो वो फुल टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। एक चीज लास्ट यहां पर, अगर रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, बाई चांस मान लो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए 10% ऑफ सैलरी आपकी ज्यादा आए, रेंट पेड कम आए, रेंट पेड मान लो 8,000 आ रहा है, 10% ऑफ सैलरी 10,000 आ रही है, तो रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी 2,000 नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव फिगर हम जीरो मानेंगे, और जीरो मानेंगे तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जीरो आएगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। दैट मीन्स कि रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, मान लो ये रेंट है, ये 10% ऑफ सैलरी है, तो ये फिगर क्या आ गई, नेगेटिव। इन तीनों में बी पॉइंट क्या आ गया, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव आया तो हम इसको मानेंगे जीरो, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। दैट मीन्स आपको रेंट पेड हमेशा एक्सेस करना पड़ेगा। लेट्स से 18,000, फिर यहां पर आ जाएगा 8,000, फिर आप ले सकते हैं। यस और नो, यस और नो। चलो जी फटाफट एक क्वेश्चन करेंगे इसका, एक बढ़िया मजेदार क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए जी, आइए आपका इंतजार है। यही क्वेश्चन करते हैं, यही क्वेश्चन करते हैं। चलो यही करते हैं, एक लीव सैलरी का मेरे को क्वेश्चन करवाना है, वो मुझे एक बार जरूर 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 याद दिलाना, ये जरूर जरूर याद दिलाना। पहले एक बार एचआरए कर रहे हैं तो अब एचआरए ही कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बिना किसी चीटिंग के, आंसर नहीं देखना है, रीड आउट करो, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। 10 मिनट आपके, फटाफट शुरू हो जाओ, फटाफट शुरू हो जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसका क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब पूरा एचआरए क्लियर हो जाएगा आपको इस एक क्वेश्चन में ही। क्या पहले छोटा करवा दूं, वेट, एक काम करो, इसको होमवर्क में लिखो, अभी कुछ मत करो, इसको हम आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। ये क्वेश्चन करो पहले, एकदम से हाई डोज हो जाएगी, तुम खुद कांप जाओगे, सर ने क्या करवा दिया। फटाफट पहले ये क्वेश्चन करो, उसके बाद वो करेंगे। मिस्टर रॉय स्टेइंग एट चेन्नई, चेन्नई रहता है भाई, ध्यान देना बच्चा जरा, चेन्नई रहता है। चेन्नई का मतलब क्या बोल दिया उसने, मैंने कहा था एग्जाम में हमेशा पेंसिल लेकर जाना, छोटा सा ऐसे ही इसके नीचे क्या कर लेना, चुपके से अंडरलाइन कर लेना, ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो याद रहे यहाँ पर 40% और 50% का डिफरेंस आएगा। Receive 12,500 as monthly basic salary, 1,500 per month as DA provided in terms of employment. DA क्या है, in terms of employment. 4% as commission on turnover achieved by him. Achieved by him मतलब रॉय को कुछ टर्नओवर दी गई थी, जो भी टर्नओवर उसको दी गई थी, मान लो उसको बोला गया था 10 लाख का माल अचीव कर लेना, हम आपको 1% का कमीशन देंगे, तो वो 1% 10 लाख का आप इसमें इंक्लूड करके चलेंगे। He is paid HRA 1800 per month. Turnover achieved by him for the year is 15 lakh. उसको जो टर्नओवर दी गई थी वो 15 लाख दी गई थी। 15 लाख का 4% उसको कमीशन दिया जाएगा। बात समझ आई? 15 लाख उसने टर्नओवर अचीव की, उसका 4% उसको कमीशन दिया जाएगा। मतलब बेसिक सैलरी तो है ही है। कई बार आपने सुना नहीं होगा, अरे जॉब है लेकिन वो सेल्समैन की जॉब है। सेल्समैन में क्या है, अगर आप 15 लाख का माल बेच दोगे तो हम आपको 4% एक्स्ट्रा देंगे। बेसिक तो जो है वो है, 4% हम आपको एक्स्ट्रा भी देंगे। हाउस रेंट paid by him 2,500 per month. He received advance salary
50,000 in March 24 relating to April to July 2024 find taxable HRA। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, आप सिर्फ उसी पीरियड की लेंगे जिस पीरियड की आप HRA निकाल रहे हैं। ये लाइन मैंने उसी के लिए डलवा। चलो फटाफट कैलकुलेट करो, फटाफट सॉल्व विद योरसेल्फ। सर आप हट तो जाओ आगे से, तभी तो सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, ये लो जी, हम हट गए। फटाफट सॉल्व करो। फटाफट सॉल्व करो, एक सेकेंड यार। चलो हट गया हट गया। उसको एडवांस सैलरी भी मिल रही है 50,000 रुपए की उसी टाइम पीरियड में, मतलब मार्च 2024 में मिली थी। तो क्या वो लेंगे या नहीं लेंगे, वो आपकी मर्जी है, वो आप सोच सकते हैं, खुद का दिमाग अप्लाई कर सकते हैं। सूटेड बूटेड आया बल्ली। हाँ जी रेडी। हाँ सर, चलो साहब। आपसे कुछ इंटरेक्शन सेशन रखने का मन है यार मेरा, जूम मीट करने का, वो मीटिंग हो नहीं पा रही। एक्चुअली आई एम बिजी टिल 15th of Feb, आफ्टर दैट आई एम फ्री, देन वी विल कनेक्ट, डेफिनेटली वी विल कनेक्ट। देखते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं यार, कुछ अलग करेंगे तभी तो कुछ अलग होगा, वरना सेम रिपीट पे तो रिजल्ट फिर सेम ही रहता है, फिर क्या फायदा होगा। क्या हो रहा है, बटन खुल गया। चलिए करें, सॉल्व करें जी इसको। हाँ जी पेन ले आओ फटाफट, मेरा पेन किधर गया, तो पेन गायब हो जाता है मेरा। चलिए जी, आपका इंतजार था। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर रॉय स्टेइंग एट चेन्नई रिसीव 12,500 एज मंथली सैलरी। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, फॉर्मेट आप बनाएंगे। हाँ सर, जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो चुपचाप ऐसे लिखेंगे। हाँ सर, कैलकुलेशन ऑफ, मुझे भी नहीं पता क्या कैलकुलेशन करनी है, मैं चुपचाप इसमें पढ़ूंगा। लास्ट लाइन, फाइंड आउट द टैक्सेबल HRA फॉर असेसमेंट ईयर। कैलकुलेशन ऑफ HRA फॉर मिस्टर, क्या नाम है जी मिस्टर का, रॉय, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। चलो जी, HRA रिसीव्ड कितना है सर, HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड सर, हाउस रेंट अलाउंस पेड बाय, he is paid HRA of 18, he is paid HRA of 1800 per month, 1800 per month, 1800 multiplied by 12, 21,600, 21,600, 1800 multiplied by 12, ठीक है, माइनस करवा देंगे इसमें से एग्जेम्पशन, HRA एग्जेम्प्ट A B C। ए में क्या है
सर ए में तो आपने वही बताया था, एच आर ए रिसीव्ड कितना, एच आर ए रिसीव्ड कितना सर 21,600। बी में क्या बोला था सर, बी में आपने बोला था रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड कितना है, रेंट पेड कितना है सर, ही इज पेड रेंट 2500 पर मंथ, 2500 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 30,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है यहां पर सर, सैलरी का मतलब है वर्किंग नोट डाल देना जी, सैलरी का मतलब है यहां पर बेसिक कितना है जी, बेसिक बताएंगे जी फटाफट सर, बेसिक 12,500 पर मंथ, 12,500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, हाँ जी, प्लस इसको कुछ एडवांस भी मिला जी 50,000, ही इज रिसीव्ड एडवांस सैलरी ऑफ 50,000 इन मार्च 24, क्या ये एडवांस भी लेंगे जी, अगले साल के लिए है, नहीं जी, मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि आप कभी भी 50,000 की फिगर नहीं लेंगे, दैट मींस जो भी आपको एडवांस एरियर मिला है वो आप इसमें नहीं लेकर चलेंगे, ओनली फॉर रेलिवेंट पीरियड की ही आप सैलरी कंसीडर करेंगे। चलो 12,500 multiplied by 12 plus DA only in terms of retirement benefit 1,500 per month as DA provided in terms of employment, तो 1,500 multiply by 12, 1,500 multiply by 12 सारा का सारा 1,500 multiply by 12 पूरा का पूरा DA in terms of रिटायरमेंट पर्पज है, प्लस कमीशन, कमीशन कितना है जी, कमीशन सर 4% का कमीशन है टर्नओवर अचीव करने पर, टर्नओवर इसने अचीव कितनी करी सर 15 लाख की टर्नओवर अचीव कर ली इसने, 15 लाख की टर्नओवर अचीव कर ली, चलो जी 15 लाख की टर्नओवर, 15 लाख का 4% का 4% 60,000, 60,000 की इसने टर्नओवर अचीव कर ली, चलो जी सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 12 मेमोरी प्लस में डाल दिया, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 12 मेमोरी प्लस में डाल दिया, 60,000 ये आ गया 2,28,000, 2,28,000 का 10% का 10%, 10% निकालने के लिए सिंपली इसकी एक जीरो हटा दो पीछे से 22,800 दैट्स कम ये आ गया जी आपका 7,200 रुपए। चलो हाँ जी, एच आर ए रिसीव्ड रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, 30,000 रेंट पे कर रहा था ओवर 10% ऑफ सैलरी, 7,200 आ गया, चलो माइनस थर्ड फिगर, थर्ड बार सर 50% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, आप रहते कहाँ हैं जी सर, हम चेन्नई में रहते हैं, दैट मीन्स चेन्नई मद्रास के लिए 50% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी निकल कर आई है सर 2,28,000, 2,28,000 का 50% कितना निकल कर आया 1,14,000, 1,14,000 जल्दी बोलो 1,14,000 सर, तीनों में से लोअर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेकर चलेंगे 2100, 21,600, 7,200 और 1,14,000, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग सर 7,200 माइनस कर देंगे एच आर ए रिसीव में से, ये आ गया इसका टैक्सेबल एच आर ए, ये हो गया जी 21,600 माइनस 7,200, 7,200 14,400 टैक्सेबल एच आर ए। चलिए साहब ये इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, आंसर आया क्या, टैक्सेबल एच आर ए 14,400, दो एडवांस सैलरी टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर 24-25 ऑन रिसिप्ट बेसिस, ऑब्वियसली मार्च में मिली तो टैक्स कर देंगे मार्च में, टैक्स सैलरी टैक्स, लेकिन एचआरए में मुझे कोई मतलब नहीं है, इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कंप्यूटिंग सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन एग्जामिनेशन 1013 मतलब एचआरए। चलो देखो जी फटाफट उतारो, उतारो जी, उतारिए उतारिए, हाँ जी एचआरए का एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, एक होमवर्क में दूंगा पक्का, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा क्योंकि एचआरए इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक होमवर्क में दूंगा, ठीक है साहब दे दीजिएगा, दे दीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में आपके लिए, अभी मैं समझा देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है,
क्योंकि दोस्त मैं फिर कहूंगा, मैं फिर कहूंगा, मैं फिर कहूंगा, प्रैक्टिस तुझे ही कर, मेरे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूं, तुझे बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपने को क्या, अपना का तो बन चुके हैं, लेकिन अपने को सिर्फ इतना है कि तुझे पास करवाना। चलिए साहब, चलिए फटाफट चले। चलो सर, आओ जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो फटाफट, होमवर्क है ये आपके लिए, बट मैं समझा रहा हूं, मैं समझा के होमवर्क दूंगा इसको। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, बट इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जामिनर हूं ना, मैं इसी क्वेश्चन को दूं, बट फिगर्स बदल के दूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का पुराना क्वेश्चन है। फिगर चेंज करके दूंगा, दो चार चीजें इसमें हटा के दो चार चीजें ऐड कर दूंगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, देखना समझना। मैंने क्या बोला, हर फैक्टर के चेंज होने पर कैलकुलेशन अलग होगी, देखना जी। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद XY लिमिटेड, बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है, मतलब साल में 1,20,000 रुपए, 1,20,000। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू DA 100% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 10,000 रुपए पर मंथ बेसिक सैलरी है और 10,000 रुपए पर मंथ ही इसका DA है, लेकिन उसमें से 50% ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन सर्व एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब 10,000 पर मंथ का बेसिक, 10,000 पर मंथ का DA टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जब आप HRA की कैलकुलेशन करेंगे तो DA 10,000 पर मंथ नहीं लेंगे, आप कितना लेंगे, 5,000 पर मंथ। क्यों, क्योंकि 50% ऑफ विच, इसका 10,000 का 50%। द कंपनी गिव हिम हाउस रेंट अलाउंस, HRA कितना मिल रहा है उसको, 6,000 पर मंथ, विच वाज इंक्रीज्ड टू 7,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। दैट मींस आपको दिसंबर तक की पहला पड़ाव यहां पर आ गया, पहला ब्रेक यहां पर आ गया। आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो दिसंबर तक की अलग, जनवरी फरवरी मार्च तक की अलग। इतना 3 लाइनें 4 लाइनें पढ़ने पर ही, 4 लाइनें पढ़ने पर ही मुझे पता चल गया, मुझे यहां तक की कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी दिसंबर तक की। क्यों, क्योंकि उसने बोला पहले आपको HRA मिल रहा था वो 6,000 पर मंथ पर मिल रहा था, फिर आपको जनवरी से HRA मिला 7,000 पर मंथ पर। दैट मींस आपको बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो कैलकुलेशन, एक ही कैलकुलेशन में दो सारी चीजें कैसे करोगे, आगे देखते हैं। He also got an increment of 1,000 rupees per month in his basic salary with effect from 1 February। एक और ब्रेक आ गया, पहले आपको 10,000 रुपए पर मंथ मिल रही थी, अब आपको 11,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। 11,000 रुपए पर मंथ मिलेगी तो DA भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिक सैलरी का 100% है और जो भी 100% है उसका 50%। दैट मींस आपका ब्रेक कहां पर आया, दिसंबर पर आया, फिर आपका फैब पर आया। फैब शुरुआत होते ही आपकी जो 10,000 रुपए बेसिक सैलरी थी वो होगी 11,000 रुपए पर मंथ। आगे भी क्या क्या है, अप्रैल और मई में नील एज ही स्टेज विद हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो HRA की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, HRA मिलेगा फुल टैक्सेबल हो जाएगा। HRA की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आप खुद के घर में रहते हो, आप रेंट पे नहीं करते, आपका रेंट पे आएगा जीरो, जीरो आएगा तो जब आप फॉर्मूले में टेकेंगे आएगी जीरो फिगर। जून से अक्टूबर, एक यहां पर कट लग गया, 6,000 पर मंथ फॉर अकोमोडेशन इन गाजियाबाद। पहले आप गाजियाबाद में रहते थे, 40% ऑफ सैलरी। नवंबर से मार्च आप 8,000 रुपए रेट चेंज, आप दिल्ली में रहते हो, यहां पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए पहले आप अप्रैल मई में करेंगे, सर अप्रैल मई में क्यों करेंगे, क्योंकि आपका पूरा HRA टैक्सेबल हो जाएगा 12 का 12,000। एग्जेम्पशन कितनी, नील। क्यों जी, क्यों जी, अप्रैल मई में क्यों कर दिया, क्योंकि भाई मेरी बात सुन, वो अप्रैल और मई में ना वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, तो एग्जम्पशन कितनी दी, नील। पूरा का पूरा क्या कर दिया, टैक्सेबल। आप खुद से सॉल्व करेंगे घर जाके, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, सिर्फ समझा रहा हूं। उसके बाद इसने क्या किया, जून से अक्टूबर आपका 6,000 रुपए पर मंथ का था। बात समझना जी, सब हटा दो। जून से अक्टूबर 23 तक 6,000 रुपए पर मंथ था आपका, तो इसीलिए जून से अक्टूबर की जब कैलकुलेशन होगी उसमें जो आप HRA लेंगे वो 6,000 लेंगे, और जब नवंबर से दिसंबर की कैलकुलेशन होगी उसमें वो 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, जनवरी में भी फरवरी में, क्योंकि चेंज आपका यहीं पर हुआ था। यहां पर आपका 6,000 रुपए था जून अक्टूबर तक, फिर उसके बाद 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, 8,000।
समझ आया? हाँ सर। नवंबर से मार्च आपका 8,000 था, ये तो आपको बता ही दिया दिल्ली में। हाँ सर। पहले क्या था सर? पहले था मेरा, कहाँ गया जी, अरे कहाँ गया, बोलो बोलो सर। पहले आपका हाँ जी, पहले आपकी एग्जामिशन क्या थी? देखिए पहले आपकी एग्जामिशन 40% थी जब आप गाजियाबाद में रहते थे। गाजियाबाद में कब तक रहते थे सर? अक्टूबर तक। चलो अक्टूबर तक देखते हैं जी। आप अक्टूबर तक आप गाजियाबाद में रहते तो 40%। नवंबर से आप शिफ्ट हो गए तो आपको मिली कितनी? 50-50-50%। हाँ सर, देख रहे हो कितना चेंजेस, जब खुद से करोगे ना, लिटरली खुद से करोगे, गलती के बहुत चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। बीच में आपका बेसिक पे भी चेंज हो गया था फैब मंथ में। फैब मंथ में, हाँ सर, चलो फैब मंथ में बेसिक पे चेंज हो गया था इनका। फैब मंथ में इनका बेसिक पे चेंज हुआ था। फैब, हाँ जी, बेसिक सैलरी पहले 10,000 10,000 10,000 10,000, और फरवरी और मार्च में कितनी थी? 11,000। तो आपका फरवरी और मार्च में भी चेंज हुआ होगा, और उसी के साथ आपका डीए भी तो चेंज हो गया। हाँ सर, यहाँ पर 5500 है, ध्यान से देखो 5500, यहाँ पर 5000 5000 5000 5000 है। समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की रज के प्रैक्टिस करना घर, बिना देखे खुद से सॉल्व करना। समझा दिया मैंने, जहां जहां चेंजेस आने थे वहां वहां मैंने इसको समझा दिया है। ये आपके लिए होमवर्क है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मेरी पहली पसंद है ये क्वेश्चन हमेशा एचआरए में, क्योंकि सब कुछ टेस्ट कर देता है एचआरए। एचआरए में इससे बाहर कॉन्सेप्ट है ही नहीं दोस्त। ये एग्जाम का फुल फ्लेज क्वेश्चन। एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिख लो, हमेशा देख कर जाना है, हमेशा देख कर जाना है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, चलिए जी, एचआरए आपका हुआ समाप्त। यहां पर था एचआरए कंप्लीट। एचआरए के बाद आपके स्पेशल अलाउंसेस बचते हैं, स्पेशल अलाउंसेस बचते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कौन सा है, मोहित वाला ना? हाँ, ये आपका मई 2012 में भी आया आई थिंक। हाँ, मई 2012 में भी ये क्वेश्चन आया है, एग्जाम आईसीआई की एक्सरसाइज भी है, और मई 2012 का भी क्वेश्चन है ये। तो एग्जाम में भी आया था, आपके मॉड्यूल में भी, हर जगह है। तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए फटाफट, एचआरए कंप्लीट हुआ जी? हाँ सर, एचआरए कंप्लीट हुआ। एचआरए के बाद, एचआरए के बाद हम क्या कर रहे हैं सर? आपने फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस पढ़ा दिया, फुल्ली एग्जाम पढ़ा दिया, पार्शियल टैक्सेबल में आपने एचआरए करा दिया। सर स्पेशल अलाउंस रह गए बस। बस ये स्पेशल अलाउंस बता दो, अलाउंसेस हमारा खत्म हो जाएगा, अलाउंसेस हमारा खत्म हो जाएगा। करें फिर? आइए जी। चलो, स्पेशल अलाउंस क्या बोलता है? पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस मतलब ये कि आपको फुल्ली एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सरकार ने बोला हम इसमें आपको एक लिमिट दे देते हैं, हम आपको एक लिमिट दे देते हैं, उतनी लिमिट तक की ही एग्जम्पशन है। आपको हम एक लिमिट दे देते हैं, उतनी लिमिट तक की ही एग्जम्पशन है, उसके बाद कोई एग्जम्पशन नहीं है। मतलब जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, देखना जी ध्यान से पढ़ना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज इररिलेवेंट। आप कितना खर्च कर रहे हो? मान लो आपको 5,000 रुपए पर मंथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम का आपका एम्प्लॉयर देता है, आपके बच्चे पर खर्च हो रहे हैं 4,000 रुपए। वो कह रहा है हमें नहीं पता आपने कितना खर्च किया, हम आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर एक फिक्स अमाउंट दे देंगे, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, हमें नहीं पता। दैट मीन साल में 1,200 रुपए दे देंगे पर बच्चा, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ, तो 100 रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, 1,200 पर मंथ
पर ईयर दे देंगे आपको। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररेलेवेंट है इनके लिए, स्पेशल अलाउंसेस के लिए। इन्होंने यहां पर स्पेसिफिक लिमिट लगा दी, स्पेसिफिक लिमिट लगा दी। क्या बोला था? पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस, एक स्पेसिफिक लिमिट लगा दी, इतना ही अलाउड होगा, इसके बाद नहीं अलाउड होगा। क्या बोला? एग्जम्पशन, ध्यान से पढ़ना जी, एग्जम्पशन डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एग्जम्पशन डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। हमें नहीं पता आप कितना खर्च कर रहे हो, हम अपनी तरफ से बता देते हैं ये अगर आपको अलाउंसेस मिले तो इतनी 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 एग्जम्पशन मिलेगी, इसके ऊपर का सारा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, इसके ऊपर का सारा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। जो कि ये है अलाउंसेस, तो हमेशा मिलते रहेंगे, चाहे आप खर्चा करो या मत करो। एग्जम्पशन हम बता देते हैं कि इतनी ही छूट मिलेगी, बाकी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। छूट क्या हमेशा मिलेगी? हाँ, पार्शियल वाले में हमेशा मिलेगी। 100 रुपीज हमेशा क्लेम करोगे क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए। आओ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रही है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम 2 बच्चों तक। 2 बच्चे किसी के भी हो सकते हैं, एक बीवी के, 2 बीवी के, पहली बीवी के, बाद बीवी के, एक पहली का, एक बाद की बीवी का, एक छोटा, एक बड़ा, एक जुड़वा, एक छोटा, कुछ भी, सिर्फ इतना ही लिखा है तो इतना ही समझना। 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम 2 बच्चे तक। अगर आप हॉस्टल अलाउंस लेंगे, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस भी मिल रहा है आपको, तो 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक। मतलब एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज और बच्चे का रहने का हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए। कहने का मतलब ये लिमिट कई सालों पुरानी, ये लिमिट्स रिवाइज नहीं हो रही है। फाइनेंस एक्ट में, बजट में ये लिमिट्स रिवाइज हो जानी चाहिए, क्योंकि 100 रुपए पर मंथ या 100 रुपए का रजिस्टर आ जाता है, और एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 100 रुपए का एक रजिस्टर आ जाता है, वो बच्चा रजिस्टर 1 महीने में भर के खत्म कर देता है। बाकी रबड़, पेंसिल, स्कूल फीस, आने जाने का किराया वगैरह, तो पता नहीं कितना खर्च हो जाता है। तो इसका तो कोई बेनिफिट है ही नहीं आज के टाइम पे। तो ये लिमिट्स रिवाइज होनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रही, आई डोंट नो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी मैंने आपको बताया था 3200 रुपए पर मंथ अलाउड होगा, ओनली फॉर ब्लाइंड या हैंडीकैप एम्प्लॉइज के लिए, बाकी के लिए टैक्सेबल। बीच में ये लिखा हुआ है बच्चों की एजुकेशन के लिए, मीटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ चाइल्ड, एक्सपेंस फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस और ड्यूटी, ये आप पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगाओ भाई इस चीज को। अलाउंसेस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, रनिंग अलाउंस, आउट स्टेशन अलाउंस, किस किस नाम से आ जाएगा? ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज के लिए, मतलब जो जहाज में काम करते हैं, जो रेलवे में काम करते हैं, जो ट्रक वगैरह पर काम करते हैं, मतलब जो आते जाते रहते हैं। रनिंग अलाउंस या उनको आउट स्टेशन अलाउंस भी बोलते हैं। तो उनको कितना अमाउंट होगा? 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, जितनी भी अमाउंट रिसीव होगी उसका 70% या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। उसके बियॉन्ड जो भी होगा वो टैक्सेबल होगा। क्या नाम आएगा? रनिंग अलाउंस। मैक्सिमम टाइम रनिंग अलाउंस भी आता है, रनिंग अलाउंस इसलिए रेड कर रखा है, रनिंग अलाउंस। आउट स्टेशन अलाउंस भी आ जाता है, अलाउंसेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज भी आ जाता है। ये ज्यादातर आप देखोगे जो जहाज में है, एयर होस्टेस, पायलट वगैरह, उनके लिए होता है। लोको पायलट, ट्रेन में टीटी वगैरह के लिए होता है, क्योंकि ये लोगों की मूवमेंट बहुत होती है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी, तो इनको भाई थोड़ा बहुत तो खर्चा पानी चाहिए ना यार, इसलिए उसने बोला। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपए पर मंथ, एमपी, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंस 300 से 800 रुपए। बॉर्डर एरिया, ये आप एक बार रीड करेंगे, हाँ जी, ये आप एक बार रीड करेंगे, बस एक बार रीड करेंगे बस, ये वाला नोट डाउन कर लेना। अंडरग्राउंड अलाउंस आप जरूर याद रखेंगे, 800 रुपए पर मंथ। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस भी एक बार ये पढ़ेंगे, सिर्फ 9,000 से लेके 15,000 फीट तक का एरिया है, तो 1,060 रुपए पर मंथ। ठीक है, चलिए, ये क्या था? सेल्फ, खुद से एक बार मोटा मोटी बस रीड कर लेना, नथिंग सो इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जो पूछता है ना वो यहीं से पूछता है मोस्टली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला। ठीक है, या फिर कई बार ये पूछ लेता है अंडरग्राउंड अलाउंस। ठीक है, तो ये वाली एग्जाम्शन क्या थी? एक्चुअल एक्सपेंडिचर डज नॉट मैटर,
या फिर कहूं इररेलेवेंट। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररेलेवेंट है, हमें नहीं पता आप कितना खर्च कर, हम आपको बता रहे पार्शियल टैक्सेबल है, कुछ अमाउंट हम आपकी एग्जाम्प्ट कर देंगे। ऐसे ही एचआरए बताया था। उससे पहले जो पढ़े थे वो फुल्ली टैक्सेबल थे, ये वाले फुल्ली टैक्सेबल थे, ये वाले फुल्ली एग्जेम्प्ट थे, इधर और ये वाले पार्शियल। पार्शियल में एचआरए पार्शियल था, अमाउंट रिसीव्ड लोअर ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट, बाकी का टैक्सेबल। और ये वाला लिमिट बता दी इन्होंने 100, 200, 500, 800 रुपए की। हाँ सर। अब एक लास्ट जो बचा ये वाला, इन्होंने बोला एक्चुअल एक्सपेंडिचर रेलिवेंट करता है। दैट मींस जो एग्जम्पशन मिलेगी ना आपको, जो आपको एग्जम्पशन मिलेगी, एग्जम्पशन डिपेंड अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय। आपने जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर खर्च किया होगा ना, हम उसके बेसिस पर एग्जम्पशन देंगे। हमें आप पर यकीन है, आप झूठ नहीं बोलोगे। उन्होंने दो पार्ट्स में बांटा इन चीजों को। एक में बांटा कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररेलेवेंट, हम आपको लिमिट बता रहे हैं 100, 200, 500, 800 रुपए की। इसमें क्या बोला, स्पेसिफिक 8 है ये, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6, हाँ 6 है ये, 6। इसका मैं निमोनिक कभी बनवाऊंगा। 6 है ये स्पेसिफिक। 6 में आपको मतलब एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी अलाउंस देना है इन 6 में तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पूछेगा, बता भाई तेरा कितना खर्च हुआ। आपको मिले थे 5000, आपका खर्च हुआ 2500, बाकी के 2500 टैक्स हो जाएंगे। आपको मिले थे 8000, आपका खर्च हो गया 7000, तो सिर्फ 1000 टैक्सेबल होगा। बात समझ आई? आगे सर। इससे पहले वालों में स्पेसिफिक लिमिट थी, आपको कितनी भी अमाउंट मिली हो इतना छूट है, बाकी का सारा टैक्सेबल। इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आप करोगे उसके बेसिस पर छूट है, आपको एग्जम्पशन है आपको। बात समझ आई कि नहीं आई? आगे सर चलो। ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल का मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में, कन्वेंस अलाउंस सेम सिटी में, ट्रांसपोर्ट अलाउंस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तीनों लिख लो, तीनों लिख लो, मैंने तीनों बताए हैं, घूमने वाले, कन्वेंस वाले, एक जगह से दूसरी जगह। मैंने क्या बोला, ट्रैवलिंग अलाउंस एक सिटी से दूसरी सिटी, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जोधपुर, दिल्ली से पुणे, दिल्ली से मुंबई, एक सिटी से दूसरी सिटी, ट्रैवलिंग अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस दिल्ली के अंदर ही घूम रहे, दिल्ली में नजफगढ़ से द्वारका चले गए, द्वारका से वैशाली चले गए, वैशाली से कनॉट प्लेस चले गए, ये हो गया कन्वेंस अलाउंस। और जबकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, वो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, तीनों अलाउंस का अलग अलग मैंने बता दिया। एक ना बच्चा कंफ्यूजन, फिर वही बात, कंपैरिजन क्यों नहीं आ रहा है? जब तक कंपैरिजन नहीं आता बच्चे का दिमाग नहीं खुलता। कंपेयर भाई पता होना चाहिए बच्चा। कन्वेंस भी वही होता है घूमने घामने का, ट्रैवलिंग भी घूमने घामने का होता है, ट्रांसपोर्ट भी तो घूमने घाम, पता ही नहीं डिफरेंस क्या है। लिख लिया? लिखा। ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस बोल दिया। हाँ सर। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस का मतलब क्या है भैया, जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी माँ मुझे डेली 100 रुपए देती है, बेटा ले पेट्रोल डलवा लियो गाड़ी में, 100 रुपए डेली। सुबह निकलूंगा 100 रुपए आएंगे मेरी जेब में, शाम को जाऊंगा 100 रुपए वापस नहीं मांगे जाएंगे। तो ये होता है डेली। डेली मतलब रोजमर्रा के खर्चे। जैसे आप हो किसी ऑफिस में गए, आप गए किसी काम से बाहर, आपको मिल गया क्या, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस कैसे लिए मिलता है सर, एक सिटी से अंदर, एक सिटी के अंदर घूमने का कन्वेंस। आपको बोला गया चलो यार जाओ और एक काम करो, फटाफट आप पहुंचो कहां, करोल बाग तक जाओ, दिल्ली की बात करो, आप करोल बाग तक जाओ, ये काम करके आओ। आपको क्या मिलेगा सर, कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, कन्वेंस अलाउंस मिल गया। ठीक है, आपको भेजा गया दिल्ली से जयपुर चले जाओ यार, ये फाइल ट्रांसफर करके आओ, दैट मींस आपको क्या मिलेगा सर, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। बहुत बढ़िया। आपको भेजा गया दिल्ली से करोल बाग, आपको क्या मिला, कन्वेंस अलाउंस, सेम सिटी में। हाँ, साथ में आप जर्दा भी खाते हो, गुटखा जर्दा ऐसे रगड़ रगड़ के, साथ में आप चाय पीते हो, आप सुट्टा वगैरह मारते हो, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो। ये क्या हो गए, डेली के खर्चे, छोटे मोटे जो खर्चे रहते हैं यार, आने जाने का, बस का किराया विराया, ये वो फलाना ढिमकाना, पानी की बोतल बोतल पी ली, डेली का अलाउंस। ठीक है, ये डेली अलाउंस में आ जाएंगे। हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, आपको एक हेल्पर प्रोवाइड किया गया है, आपको एक हेल्पर प्रोवाइड किया। जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल, आपके घर पर आप सुबह सुबह डेली लेट जाते थे, आप लेट पहुंचे, आपको आपसे पूछा गया हाँ भाई लेट क्यों हो, आपने बोला सर वो चक्कर क्या है ना, खाना वाना बनाता हूँ, लंच पैक करता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, फिर आता हूँ। बोला अच्छा, बीवी कहाँ है? कर सर शादी तो हुई नहीं है, बीवी कहाँ से आएगी? अरे यार तुम्हारे साथ तो जाती हो रही, तुम्हें हम एक हेल्पर अलाउंस दे देते, हेल्पर अलाउंस, एक हेल्पर रख लो, हमारी तरफ से पैसे ले जाएगा। हेल्पर नहीं दे रहे, हेल्पर अलाउंस दे रहे। अकेडमिक रिसर्च अलाउंस, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस मतलब कई बार आपने देखा होगा आईआईएम का, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम का
सीए इंस्टीट्यूट के साथ टाइप है। हाँ सर, कई बार सीए पास होने के बाद वहां पर एकेडमिक के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए। हाँ सर, कई बार जाते हैं। या सीए सीएफओ बनने के लिए कुछ कोर्स करते हैं, सीपीए वगैरह, सीएफए वगैरह। हाँ सर, तो उनके लिए आपको क्या मिलता है, एकेडमिक अलाउंस। कई बार कंपनी, जैसे मेरा एक दोस्त है एयरटेल में, तो उसको सीपीए की पढ़ाई करनी थी, तो उसको भी उसके एम्प्लॉयर ने क्या दिया था, एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, कि पढ़ो, तुम आगे पढ़ो, फिर हमारी ही कंपनी के काम आओगे। सीए बन गए हो, चलो ठीक है, जॉब हमारे यहाँ कर रहे हो, एमबीए कर लो आईआईएम अहमदाबाद से, चलो कर लो, ठीक है, हम आपको एकेडमिक अलाउंस दे रहे हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस, स्पेसिफिक वर्दी, पुलिस की वर्दी यूनिफॉर्म मिलती है। हाँ सर, डीटीसी, दिल्ली में जो सरकारी बसें चलती है, मुंबई में बेस्ट की बसें, उनको यूनिफॉर्म मिलती है। हाँ सर, पुलिस को मिलती है। हाँ सर, फौज में मिलती है। हाँ सर, तो उनके लिए यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है। तो ये जो अलाउंसेस हैं, जितना आप खर्च करोगे उतना हम मान लेंगे, क्योंकि आपसे बिल तो हम मांगेंगे, आपने जितना खर्च किया उतना मान लेंगे। रिसीव्ड में से जितना आप खर्च करेंगे, बैलेंस जो भी बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। पार्शियल टैक्सेबल है। हाँ सर, इससे पहले था लिमिट, स्पेसिफिक वाला। एक्चुअल हमें नहीं पता भाई तू कितना खर्च कर रहा है, तेरे बच्चे की पढ़ाई पर कितना खर्च हुआ हमें नहीं पता, हम तेरे को 100 रुपए पर मंथ दे रहे पर बच्चा। ठीक है, ठीक है सर, इसका एक निमोनिक बनाओ। डीटीसी, डीटीसी के हेल्पर को, डीटीसी के हेल्पर को एकेडमिक देकर उसकी यूनिफॉर्म बनवा दो। डीटीसी के हेल्पर को, डीटीसी के हेल्पर की, डीटीसी के हेल्पर की एकेडमिक करवा दो, क्योंकि वो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं हेल्पर लोग, और उनको यूनिफॉर्म दे दो। डीटीसी में जो ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक ड्रेस होती है, तो उनको यूनिफॉर्म दे दो। डीटीसी बोले तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली की बसें जो होती है उनको डीटीसी बोलते हैं। एक एक को निमोनिक देखेंगे। डी का मतलब क्या है, डेली अलाउंस। टी का मतलब क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस। सी का मतलब क्या है, कन्वेंस अलाउंस। एच का मतलब क्या है, हेल्पर अलाउंस। ए का मतलब क्या है, एकेडमिक अलाउंस। यू का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म अलाउंस। तो डीटीसी के हेल्पर को एकेडमिक करा के उसको एक यूनिफॉर्म दे दो। ठीक है, याद रखने के लिए बोल। तो ये अगर अलाउंसेस देखें, कंफ्यूज नहीं होना, अगर डीटीसी के हेल्पर की एकेडमिक करा के वर्दी दे दो, उसको यूनिफॉर्म दे दो, अगर ये मिले तो जो एक्चुअल खर्चा है, क्या बोला रे बाबा, रेलिवेंट है, रेलिवेंट, रेलिवेंट है। आप जो खर्च करोगे हम मानेंगे, जो भी अमाउंट रिसीव होगी उसमें से जो खर्च किया वो हटा के बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये वाले, ये बहुत हरामी है, इनको हम स्पेसिफिक लिमिट दे रहे हैं। इससे पहले क्या आया था, एचआरए में भी उसने बताया था, उसमें लिमिट फिक्स नहीं दी थी, उसने बोला था हम आपको क्राइटेरिया दे रहे हैं, इसमें फिगर डाल लेना, जो फिगर है वो आपकी मान्य। इसमें क्या बोल दिया, अरे फिगर हम देंगे 100 200 500 800, यहां पर बोला जो खर्चा आए, जो तुम बोलोगे तुम सच बोलोगे, तुम झूठ नहीं बोल सकते, हमें तुम पर पूर्णतः विश्वास है, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। Allowances and perquisite for chairman of UPSC, aha, exempt, exempt। ठीक है जी, 1500 रुपए होमवर्क है, एक बार रीड आउट कर लेना, सिर्फ एक बार रीड आउट। कई बार ऐसी चीजें ना बुक में डालनी पड़ती हैं, क्योंकि एक दो बार ये पूछी गई हैं, तो एक दो बार ये डालनी पड़ती है, अगेन एंड अगेन नहीं आती, एक बार खुद से रीड कर लेना, सिर्फ लिमिट्स। अलाउंसेस यहां पर आकर आपका होता है खत्म, अलाउंसेस यहां पर आकर आपका होता है खत्म। सर एक बार अलाउंसेस, 2 मिनट के लिए दिमाग शांत, बुक बंद कर दो, एक बार अलाउंसेस आप बताएंगे, आपने क्या बताया था शुरुआत से लेकर अभी तक अलाउंसेस के बारे में। चलो एक बार फिर से देखते हैं अलाउंसेस के बारे में हमने आपको क्या बतलाया। अलाउंसेस के बारे में हमने आपको बतलाया था, क्या बतलाया था सर, सबसे पहले आपने हमें बताया था कि अलाउंसेस और परक्विजिट में डिफरेंस क्या है। अलाउंसेस हमेशा आपको मिलते हैं चाहे आप खर्चा करो या मत करो, अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, यूनिफॉर्म खरीदो या मत खरीदो, आपको अलाउंसेस मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप किराए के मकान में रहो ना रहो, आपको अलाउंसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन एग्जेम्पशन तब मिलेगी जब आप उसको यूज करेंगे, जैसे घर के लिए रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए तभी आपको एचआरए की एग्जेम्पशन मिलेगी। आपको यूनिफॉर्म की एग्जेम्पशन कब मिलेगी, जब आप उसको दिखाओगे, हाँ जी मैंने ये वर्दी खरीद ली है, देखो इतना एक्चुअल बिल था, ये बिल था, तब आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन आपको अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, चलो बहुत बढ़िया बात। परक्विजिट में क्या था, जब आप एक्चुअल में कुछ फैसिलिटी लोगे तभी आपको परक्विजिट मिलेगी, जैसे कार की परक्विजिट, रेंट फ्री अकोमोडेशन, घर की जब आप लोगे तो ही मिलेगी। डिफरेंस पता चल गया सर। चलो
इसमें अलाउंसेस में क्या बताया मैंने आपको सर, आपने अलाउंसेस में बताया कि अलाउंसेस तीन तरह के होते हैं मोटा मोटी। तीन तरह में क्या है, सबसे पहले फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में कौन कौन से थे सर, मोटा मोटी अगर मैं देखूंगा तो सारे के सारे, जैसे इंटरिम अलाउंस था, प्रोजेक्ट अलाउंस था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस था हैंडीकैप वाले को छोड़कर, और क्या था सर, डियरनेस अलाउंस था सर, टिफिन अलाउंस था, हाँ जी सर, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस था, एनी अदर कैश अलाउंस था, ऐसे बहुत तरह के अलाउंसेस उसमें थे, याद है टिफिन अलाउंस, हाँ सर। तो उसमें क्या था सर, उसमें ये था कि जो भी ये अलाउंसेस होंगे ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे, फर्स्ट अलाउंस, ठीक है सर। आपने दूसरा बताया था फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, सर वो एम्बेसी वाले बाहर जाके अगर उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं फुल्ली एग्जेम्प्टेड, सर वो सैनिटरी अलाउंस, सर अलाउंसेस बाय यूएन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे क्या थे सर, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट थे। बीच वाले पोर्शन में सिर्फ दो मैंने आपको बताया थे जो पार्शियली टैक्सेबल है, पार्शियली एग्जेम्प्ट है, मतलब जो पूरी अमाउंट मिलेगी उसका कुछ हिस्सा टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है सर। उसमें कौन से थे, मोटा मोटी दो। दो में सबसे पहले क्या था, एचआरए, और दूसरा क्या था, स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस को कितने पार्ट में बांटा गया था सर, दो में। दो में एक के लिए खर्चा रेलिवेंट था, एक के लिए खर्चा रेलिवेंट नहीं था। पहले वाले के लिए खर्चा रेलिवेंट नहीं था, उसमें क्या था सर, उसमें स्पेसिफिक लिमिट दे रखी थी 100, 200, 500, 800 की। दूसरे वाले के लिए क्या था सर, दूसरे वाले के लिए खर्चा रेलिवेंट था, कौन से वाला सर, डीटीसी के हेल्पर की एकेडमिक करा के उसको यूनिफॉर्म दे दो। बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ सर समझ आ गई। एचआरए में मैंने आपको क्या बताया सर, एचआरए में बताया आपने तीन चीजों में अगर मिनिमम आप एग्जाम करा दो बाकी सारा टैक्सेबल। एचआरए रिसीव्ड 40%, 50% ऑफ सैलरी एंड रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, इन तीनों में जो भी कम आएगा वो एक्चुअल एचआरए रिसीव में से माइनस करा दो, बाकी सारा टैक्सेबल, दैट इज पार्शियली टैक्सेबल, पार्शियली एग्जाम्प्ट। दूसरा स्पेशल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस में क्या था सर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस वगैरह थी, अंडरग्राउंड अलाउंस, याद आया, याद आया, हिली एरिया अलाउंस, याद आया, हैंडीकैप वाला 3200 रुपए पर मंथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाँ सर याद आया, याद आया। तो ये क्या था, फिक्स लिमिट दे दी, रिसीव्ड में से ये फिक्स लिमिट माइनस कर दो, जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। स्पेशल अलाउंस का ही एक और पार्ट था जिसमें खर्चा एक्चुअली रेलिवेंट था, कि आपने जितना खर्चा किया उतना ही मानेंगे, यस और नो, हाँ सर। उसमें क्या था, डीटीसी के हेल्पर को एकेडमिक देकर यूनिफॉर्म दिलवा दो। डी डेली अलाउंस, टी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सी कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, 6 थे, हाँ सर। अलाउंसेस खत्म हो गया, इतना ही अलाउंसेस था। बच्चे हल्ला गुल्ला करते रहते, सर सैलरी चैप्टर, सर सैलरी चैप्टर, सर सैलरी चैप्टर, एक्चुअल में सैलरी चैप्टर में है कुछ नहीं। हाँ जी बोलो, क्या तुम्हें याद है, आहा कैमरा देखो, कैमरा देखो, गाना गाते ही ब्लर कर देता है, क्यों भाई कैमरे जी, आजकल तो सेल्फी का जो बाल खराब हो रही है। मैं पूरा ऑब्सेस हूँ अपने बालों के लिए, पता है तुम क्या हो गया कैमरा। चल सकते हैं आगे, यस और नो, हाँ जी आगे चले, हाँ सर। एक क्वेश्चन करवा दूं मैं सर, कौन से वाला क्वेश्चन करवाओगे, मैंने आपको बोला था लीव एनकैशमेंट में एवरेज सैलरी का, हाँ सर वो एक करवा दो, एक क्वेश्चन करवा दो सर, चलो आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर फटाफट निकालो अपना अपना अपना। क्वेश्चन नंबर है ये अपना 18 नंबर, निकालो 18 नंबर। हाँ हाँ यही वाला, निकालो फटाफट, बच्चे पढ़ो इसको, अभी इसको सॉल्व करेंगे बैठ के। एक एक डाउट ये आया कि सर जो आपने एवरेज सैलरी बोला था, कई बच्चे तो भूल भी गए होंगे, सर पढ़ाया क्या था पहले ये तो बता दो, पता ही नहीं, लीव एनकैशमेंट तो परसों परसों पढ़ लिया था हमने, आज तक थोड़ी याद रहता, इतनी डीप मेमोरी थोड़ी है हमारी, नहीं यार मेरे लाल। गला खराब है, लीव सैलरी बिल्कुल याद नहीं है क्या, जिसमें वो 25 लाख की लिमिट थी, एवरेज सैलरी ऑफ 30 डेज था, याद आया कुछ नहीं आया। ये वाला
लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड एवरेज सैलरी, ये देखो मैंने बुक में भी लिखा हुआ है। एक बच्चे का डाउट ये आया कि सर ये जो एवरेज सैलरी पर मंथ है ये कितने दिन की एवरेज है। बच्चे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, ऑलरेडी लिखा हुआ है 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डाउट क्लियर। दूसरा, लीव अर्न इन नंबर ऑफ मंथ्स लेना है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथली सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी वही 10 महीने। ठीक है, अभी एक इसका क्वेश्चन कर लेते, अभी क्लियर हो जाएगा ये वाला डाउट। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद नहीं है, कई महारथी हैं हमारी क्लास, उनके फोन आते हैं, मुझे उनसे पता चल जाता है कि ये बच्चे ऐसे हैं 2 दिन पहले क्लास लेंगे, 2 दिन बाद भूल गए क्या पढ़ा था। इसलिए उनके लिए है कि 6 बार पढ़कर जाना, एग्जाम से पहले 6 बार पढ़कर जाना। मैं कह रहा हूं दिमाग में छप जाएगा तुम्हारे कंफर्म 6 बार एटलीस्ट। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट एक बार सॉल्व करो। सॉल्व करो, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सर आप आगे से हटोगे तभी तो हम सॉल्व करेंगे। चलो हम आगे से हट जाते हैं, ये लो जी हम आगे से हट गए। PQR लिमिटेड, हाँ जी फटाफट सॉल्व करेंगे। हाँ ये ब्लैक कलर में भी क्वेश्चन ही है, फटाफट दिमाग लगाओ अपना। एवरेज सैलरी, बच्चा कंफ्यूजन में था सर एवरेज सैलरी में। एक बार चलो पहले पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। क्या तुम्हें याद है, हाँ मुझे याद है, जो भी कसमें खाई थी हमने। एक प्रॉब्लम हो गई यार पता है। सर क्या प्रॉब्लम हो गई, हम आप तो फैमिली हो, आपसे क्या छुपाना। मेरे डीएससी नहीं मिल रहे आज सुबह से। सर डीएससी बोले तो डिजिटल सिग्नेचर, जो बच्चे आर्टिकलशिप में हैं उनको पता होगा, एक टोकन बनता है पेन ड्राइव टाइप। आप क्या होगा अगले में, आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो आप रियलाइज करोगे कि क्लाइंट्स के डीएससी बनते हैं, टैक्स ऑडिट के काम आते हैं, जीएसटी ऑडिट में काम आते हैं, डायरेक्टर केवाईसी में काम आते हैं जो एमसीए पर होती है। क्या बात कर रहे हैं सर, सर टीडीएस में भी काम आते हैं, अच्छा, और सर कई जगह काम आते हैं। तो मेरे डीएससी पता नहीं कहाँ चले गए, आज सुबह से ढूंढ रहे हैं स्टाफ हमारा, इतना महान है पता नहीं कहाँ गुम कर दिए। चलें, हाँ जी बिल्कुल, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, तुम 2-2 घंटे लोगे इसमें। X was employed in PQR Limited up to 15th of March 2005. At the time of leaving PQR Limited, he was paid 3,50,000 as leave salary, out of which 57,000 was exempt from tax under section 10AA2। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर, वो 2 जगह काम करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो 25 लाख की लिमिट है। सर 25 लाख की लिमिट, अरे ये वाली मूर्खो, हाँ सर ये हर एम्प्लॉयर के लिए है, 1 2 3 4 5 6 10 एम्प्लॉय के, 10 एम्प्लॉयर के यहाँ काम करके आ जाना, 25 लाख ही मिलेगा। अभी देखेंगे इस क्वेश्चन में। Thereafter, he joined ABC Private Limited, received 4,12,200 as leave salary at the time of retirement 31st December 2023. Determine the taxable leave salary। अगर ये वाली फिगर्स आपको दे रखी हैं तो सबसे पहली बात, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड कितनी रिसीव हुई है जी? सर 4,12,200। कोई नहीं जी, सानू की लोड है। सर सानू कोई लोड नहीं है। क्वेश्चन नंबर, सर क्वेश्चन नंबर है मेरा 18। चलो जी कैलसी उठा लो अपना। चलो जी सबसे पहली बात, बहुत अच्छे तरीके से तमीज तहजीब से सबसे पहले हम लास्ट की लाइन लिखेंगे। सर लास्ट की लाइन में क्या लिखा है? डिटरमाइन द टैक्सेबल लीव सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। एक्स हमारी एक्स प्रोपोज डे पर एक्स को याद किया जा रहा है, हाँ ये वही एक्स है।
चलो सबसे पहली बात, लीव सैलरी रिसीव्ड, लीव सैलरी रिसीव्ड कितना है जी? सर ये है लीव सैलरी रिसीव्ड 4,12,500, 4,12,200 है ना? हाँ सर 200 है, चलो ठीक है, माइनस एग्जेम्पशन कितना है जी? सर लोअर ऑफ द फॉलोइंग, ए लीव सैलरी रिसीव्ड 4,12,200, बी सर लिमिट है 25 लाख, लेकिन सर बात तो सुनो, माइनस सर 57,000 रुपए उसने ऑलरेडी ले रखा है पहले एम्प्लॉयर से, मिला तो उसको 3.5 लाख था, 3.5 लाख माइनस नहीं करने का 25 लाख में से, सर कितना माइनस करने का? जितना पहले ऑलरेडी एग्जेम्प्ट करवा चुके हो, दैट मीन्स 57,000। ये फिगर आ गई मेरी 25 लाख माइनस 57,000, 24,43,000, 24,43,000। ठीक है, सी क्या कहता है? सी कहता है 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी। सर एक बार एवरेज सैलरी के लिए वर्किंग नोट बना ले, हाँ सर बना लो, और डी क्या कहता है? ठीक, जो बैलेंस बचेगा वो एक बार जल्दी से पिछले 10 महीने की सैलरी देखो जी, पिछले 10 महीने की सैलरी क्या कह रहा है? एवरेज सैलरी ड्यूरिंग 10 मंथ्स एंडिंग ऑन द दिसंबर 31, 2023 क्या कहता है? सर मार्च 2023 से लेके जुलाई, 5 महीने होंगे शायद, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ सर, नहीं सर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने, करेक्ट सर, 5 महीने, और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने यहां हो गए, तो इसका एवरेज ले लो सर, इसका एवरेज आ जाएगा 22,600 प्लस 22,900 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया सर 22,750। वर्किंग नोट, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स कितना था जी? सर 22,600 प्लस 22,900, 22,600 प्लस 22,900 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 22,750। तो 22,750 इज इक्वल टू, ये हो गया 2,27,500, बोलो जी 2,27,500, यही तो था, 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथली सैलरी, अगले क्या है? लीव अर्नड इन नंबर ऑफ मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथली सैलरी, मतलब एवरेज मंथली सैलरी तो फिक्स है 22,750, लीव अर्नड इन नंबर ऑफ मंथ्स लिख दो यहां पर, लीव अर्न। चलो जी लीव का देखते हैं, लीव वर्किंग नोट, नंबर 1 डाल सकते हो, नंबर 1, नंबर 2 लीव अर्नड, देखते हैं जी, लीव अर्न, लीव अलाउड कितनी थी? लीव अलाउड कितनी थी? सर इसने काम कितने साल किया है जी? फटाफट देखो जी, फटाफट एक बार देखो जी, कितने साल काम किया इसने? कहीं पर लिखा हुआ है जल्दी? सर ये लिखा हुआ ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, ये लिखा हुआ सर, मैंने पकड़ लिया 14 साल 75 दिन, 14.75 ईयर्स। क्या हमें यहाँ कंप्लीट नंबर ऑफ मंथ, कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स लेना है? हाँ सर, यहाँ पर आपको कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स लेना है। चलो तो 14 साल इसने काम किया। लीव अलाउड कितनी थी? लीव एंटाइटल्ड एवरी ईयर 45 दिन। कितना लेना है जी मुझे? जल्दी बताओ कितना लेना है जी मुझे? सर आपको 30 लेना है। मैंने क्या बोला था? 14 साल 30 दिन। सर आपने 30 क्यों ले लिया? क्योंकि बच्चे मैंने आपको बोला था अगर वो 30 दे तो 30 ले लेना, अगर वो 30 से ज्यादा दे तो भी 30 ले लेना, अगर वो 30 से कम दे तो फिर जो एक्चुअल देगा, जैसे उसने दे दिया 20 डेज तो फिर 20 लेना। यहां पर उसने कितना दिया हुआ है? सर यहां पर उसने दिया हुआ 45, तो मैं कितना लूंगा? कितना लूंगा सर? 30 लूंगा, क्योंकि उसने 30 से ज्यादा दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया सर 14 मल्टीप्लाई बाय 30, 420, 420
माइनस लीव अवेल्ड, वो कितनी ले चुका है, अलाउड उसको इतनी थी, अवेल्ड सर वो ले चुका है लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस पर ईयर 90 नहीं है, क्योंकि 90 तो उसको अलाउड ही नहीं थी, 90 पूरे 14 साल में है, 90s इन होल 14 ईयर्स, तो एक बार में नहीं रे बाबा, पूरे 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 14 साल में 90, तो 90 माइनस कर दो, कितना आ गया -90, ये आ गया सर 330, 330 330 क्या आया, नंबर ऑफ डेज, मैंने क्या लेना है सर, आपने लेना है इन नंबर ऑफ मंथ, लीव अर्नड, अर्नड कितना किया, मल्टीप्लाई एवरेज मंथली सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी मैंने लिख दिया, एवरेज मंथली सैलरी मैंने लिख दिया, लीव अर्नड इन नंबर ऑफ मंथ्स, लीव अर्नड कितनी की है सर 330, नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा जी सर, 330 डिवाइडेड बाय 30, ये हो गया डिवाइडेड बाय 30 सर 11, लिख दो 11, हो गया क्वेश्चन सॉल्व तुम्हारा, 22,750, ये आ गया सर 2,50,250, मिनिमम लोअर ऑफ द फॉलोइंग सर 2,27,500, 2,27,500 लिख दो, 2,27,500, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, ये आ गया सर 4,12,200 मल्टीप्लाई बाय 22,750, 2,27,500, ये आ गया 1,84,700, हाँ जी 1,84,700, 1,84,700 कैलसी पर देख लो, ये आ गया 1,84,700 टैक्सेबल लीव सैलरी, लीव सैलरी। हाँ जी, किसी को कोई शक है तो बताओ मुझे कि सर हमें ये डाउट आया इस क्वेश्चन में, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सारी चीजें कंप्लीट होगी, जिस बच्चे का डाउट आया था वो बच्चा भी देख ले और बाकी जो भी धुरंधर हैं वो भी देख ले, इस वाले में तो कई बच्चों ने डाउट पूछा, जेन्युइनली कई बच्चों ने पूछा, अरे क्या हो गया तुम्हें, बड़ा सिंपल सा था, दो बातें ध्यान रखना, एवरेज मंथली लेना है वो 10 महीने का लेना जस्ट पिछले, और लीव अलाउड 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 30 दिन से ज्यादा कभी नहीं लेने का, 30 दिन से ज्यादा कभी नहीं लेने का, जो भी आए उसको मंथ में निकाल के मल्टीप्लाई रख दो, मल्टीप्लाई रख दो, ठीक है, हाँ जी बोलो, हाँ सर ठीक है, ठीक है, कितना आया आंसर 1,84,700, 4,12 24,43,000, 24,43, 2 22,750, 2,27,500, 2 250, 250, 1,84,700 और ये आ गया मेरा 1,84,700, ठीक है जी, ये आप आंसर देख सकते हैं इसका, 18 डन जी आपका, बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट क्वेश्चन फॉर लीव सैलरी, पूरा क्वेश्चन बैंक ऐसे डिजाइन कर रखा है, कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए पास्ट अटेम्प्ट का या पास्ट पेपर्स का। कैपिटल गेन का आपको नहीं मिला था, आज या कल में आपको कैपिटल गेन का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और क्वेश्चंस उसमें कुछ मैंने ऐड किए हैं इसलिए वो मैंने होल्ड पर डाला हुआ था, तो कैपिटल गेन का क्वेश्चन बैंक आज या कल में मैं सॉफ्ट कॉपी रिलीज कर दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक मेरी तरफ से फुल कंप्लीट, बुक मेरी तरफ से फुल कंप्लीट, एमसीक्यू के 4-5 चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, जितना कंप्लीट होता जा रहा है मैं हर चैप्टर का एमसीक्यू साथ में ही देता जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमारा क्वेश्चन देता रहता है, वैसे ही मैं ऐड करके आप लोगों को देता रहता हूं, क्योंकि भाई देखो अपना सिंपल थंब रूल है, पास कौन कराएगा, इंस्टीट्यूट कराएगा, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल क्या होता है यार, मॉड्यूल अब जैसे उन्होंने वो एक निकाला है सारांश कुछ करके ऐसा कुछ निकाला, अब उसमें 100% कॉन्सेप्ट नहीं दिए, भाई एक बात बता, सुन मेरी बात, मेरी ये बुक है, बात समझना, ये वाली बुक है समरी बुक, हाँ सर, फॉर्मेटिंग कैसी है सर, बढ़िया है, पढ़ने में मजा आता है, कलर क्या है, हर बार चेंज हो जाता है, ग्रीन है, पर्पल है, कहाँ गया तीसरा चौथा कलर, अरे वो कलर था ना एक अपना, हाँ ये वाला,
ये थोड़ा सा आसमानी कलर है, लाइट ब्लू। तो ये मल्टी कलर्स में ये बुक आप कितनी बार, 4-5 बार पढ़ दो यार। एक ग्रुप दे रहे हो तो 3 सब्जेक्ट है, 2 ग्रुप दे रहे हो तो 6 सब्जेक्ट है, रटो ना यार। अब तुम पता किसके पीछे भागते हो, सर वो कुछ ऐसा मटेरियल दे देते, कोई चार्ट बुक दे देते, सर एक बात बता, इस बुक से तूने क्लास ली, इस बुक से तू पढ़ा, पढ़ते टाइम इस बुक के पेज तेरे दिमाग में छपे, इस बुक का तुझे पता है कहां पर अंडरलाइन किया, कहां पर कोई फिगर लिखी, कहां पर कट किया, कहां पर क्या किया, और एग्जाम टाइम में तू कहेगा नहीं नहीं सर मैं चार्ट से पढ़ूंगा। अरे भाई तू फेल होने के लिए क्यों तत्पर है? एक बात बता, चार्ट बनाना नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि मैं हमेशा ही सोचता हूँ जो आपकी आंखें जिस टाइम पर आपने फोकस करके पढ़ा, क्योंकि क्लास लेते टाइम बच्चा बहुत फोकस पढ़ता है। इतनी मोटी बुक है, फॉन्ट देखो एक बार, इसका फॉन्ट कितना बड़ा है। एक पेज को पढ़ने में 10 मिनट नहीं लगेंगी, इसको पढ़ने में 1 या 2 मिनट लगेंगे। सिर्फ इसको हाईलाइट करके अंडरलाइन करते रहो, बस फॉन्ट इतना बड़ा ले रखा है। तो अपना इसी से पढ़ो, और मैं नहीं कह रहा सिर्फ मेरी बुक, अदर टीचर्स की एज वेल। अब क्या होगा, बच्चे अरे मार्केट में देखते हैं फटाफट चार्ट किसके आए, और और शॉर्ट नोट्स किसके आए, 10 पेज में पूरा डीटी खत्म है यार, ये पढ़ ले ये पास हो जाएगा। अटेम्प्ट में बच्चा अगली बार वही मिलता है, पूछेगा रीजन एनालिसिस करता रहेगा, कहाँ कमी रही कहाँ कमी रही। अरे पढ़ा तो खूब था, प्रैक्टिस भी खूब की थी, सारे प्रोविजन याद थे, सेक्शन याद थे, वो याद थे जब तूने क्लास की थी। एग्जाम टाइम में तू क्या पढ़ के गया था पता है तुझे? तूने प्रिंट निकाले थे 10 पेज की, और तूने पढ़ा था इसी से पढ़ लूं, ये शॉर्ट है, क्रिप्स है, भरोसा करके पढ़ के चला गया था। ऐसे पास नहीं होते, शॉर्टकट से आप कभी पास नहीं हो सकते, आपको लॉन्ग रूट ही लेना पड़ेगा पास होने के। शॉर्टकट विल नेवर सक्सीड यू, नेवर एवर। 1-2 बार हो सकता है तुक्का लग भी जाए, तुक्के की मैं नहीं कहता, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट नेवर इन योर लाइफ। अगर आपको सक्सेस होना है जिंदगी में, ऊंचाइयों तक जाना है, एक मुकाम हासिल करना है, तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। बात समझ आई? चल सकते हैं आगे, होमवर्क करके जरूर लेकर आना, क्लास खत्म नहीं हो रही है, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही भाई, अभी हम और कुछ भी पढ़ेंगे। समरी बुक में ही निकाल लो परक्विजिट, परक्विजिट निकाल लो जी, पेज नंबर है 5.10, 5.10 पेज नंबर है 5.10, ये रहा 5.10। हाँ जी 5.10, ये कौन सा 5.23, ये रहा परक्विजिट। परक्विजिट समझ आया? परक्विजिट डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया? अब हम देखेंगे परक्विजिट, लास्ट टॉपिक है, सारी चीजें लास्ट हैं। प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की, डोंट वरी, प्रैक्टिस तो जरूर करेंगे, धीरे धीरे करके कर ही रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट, कैजुअल एमोल्यूमेंट्स और बेनिफिट अटैच्ड टू द पोजीशन या ऑफिस इन एडिशन टू सैलरी, ऑब्वियसली इन एडिशन टू सैलरी मिलता है। एक्सटर्नल बेनिफिट कैश और इन काइंड, ये नहीं है कि सिर्फ कैश में दिया जाएगा, काइंड में भी दिया जा सकता है, कैश में भी दिया जा सकता है। आपको कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया हो तभी आप उसको प्रिक्विजिट में ले सकते हैं। दूसरा, कंटिन्यूअस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट में थे, एम्प्लॉयड थे वहां पर आपके एम्प्लॉयर के यहाँ पर, तब ही आपको मिला हो, तभी आप उसको प्रिक्विजिट मानेंगे, और डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्विस। प्रिक्विजिट मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, उसके मेंबर्स के लिए, मतलब उस एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए या उसके घर के मेंबर्स के लिए। घर के मेंबर में कौन कौन? स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस, बच्चे और उनके स्पाउसेस, पेरेंट्स माँ बाप, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, चिल्ड्रन इंक्लूड स्टेप चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड, चिल्ड्रन बोर्न विद द मल्टीपल बर्थ आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज वन चाइल्ड ओनली। ठीक है, ये बातें तो ऑलरेडी बहुत डिस्कस हो चुकी हैं कि जो भी बच्चा जन्म लेगा मल्टीपल बर्थ के बाद, सॉरी, चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज वन चाइल्ड ओनली, मतलब पहले एक बच्चा पैदा हुआ फिर जुड़वा हुए तो वो जुड़वा एक ही बच्चा माना जाएगा। चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, एक चाइल्ड के बाद मल्टीपल बर्थ हुए हैं
तो वो ट्रीट क्या होगा, वन चाइल्ड। ठीक है, ठीक है सर। फैमिली में कौन कौन आएगा, इनके लिए आप प्रीपोजिट ले सकते हैं। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड इन ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, नॉट ए प्रीपोजिट। आप ऑफिशियल डिस्चार्ज के टाइम पर आपको कुछ रिम्बर्समेंट हुई, जैसे आपका लेट से आप कहीं पर काम पर गए हुए थे, वहां पर आपने कुछ ऑफिस के बिहाफ पर खर्चा कर दिया और आपको उसकी रिम्बर्समेंट मिल रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी परक्विजिट नहीं मानी जाएगी। परक्विजिट विल बी टैक्सेबल ओनली इफ इट इज ए लीगल ओरिजिन, मतलब अनएथिकली अगर आपने लिया है तो वो आपका परक्विजिट नहीं माना जाएगा, वो आपका चार्जेबल होगा आईएफओएस में। जैसे ही एक एग्जांपल दिया हुआ, आपको रहने के लिए एम्प्लॉयर ने घर दिया था, आपको वहां से एम्प्लॉयर ने अपनी नौकरी से निकाल दिया, आपने वो घर 6 महीने तक यूज किया, अनएथिकली किया, क्योंकि जिस दिन आपको एम्प्लॉयर ने निकाला जॉब से उसी दिन आपको वो घर भी खाली करना चाहिए था। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो आपको जो एथिकली मतलब लीगल वे में एम्प्लॉयर की नॉलेज में होते हुए आपको जो चीज मिलेगी वही आपकी परक्विजिट मानी जाएगी, उसके अलावा परक्विजिट नहीं मानी जाएगी। ये ऑलरेडी आपको बता दिया है। चलो, पहली परक्विजिट फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन का क्या मतलब है, आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपको क्या मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है। पैसा कब मिलता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में मिलता। अब आपको क्या मिल रहा है, या फिर एकेडमिक अलाउंस। याद आया, याद करो, कंपैरिजन जब तक नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा, सैलरी चैप्टर ऐसे याद नहीं होता। यहां पर क्या मिल रहा है सर, फ्री एजुकेशन मिल रही है। कहां पर क्या मिल रहा है, फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है, आपके बच्चों को मिल रही है, आपके घर वालों को मिल रही है, फ्री एजुकेशन। पैसा नहीं मिल रहा है। पैसे की बात होती तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आता 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक, या फिर एकेडमिक अलाउंस की बात आती जो डीटीसी के हेल्पर को यूनिफॉर्म और वो दे एजुकेशन कराकर। समझ में आया, हाँ सर। तो यहां पर क्या मिल रहा है सर, एजुकेशन मिल रही। अगर आपको एजुकेशन मिल रही है, एजुकेशन या ट्रेनिंग मिल रही है एम्प्लॉय को, जैसे सर जैसे सीए बनने के बाद बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सैप नहीं चलाया होता, ईआरपी नहीं चलाया होता, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती, एजुकेशन दी जाती, तो वो टैक्सेबल नहीं है इन ऑल केसेस। अगर डायरेक्ट एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं या डायरेक्ट एम्प्लॉय को हम बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे एमबीए करवा दी एम्प्लॉय की, एमबीए करवा दी, एमबीए के लिए पैसा नहीं दिया, एकेडमिक अलाउंस नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, एमबीए करवा दी, ठीक है करवा दो जी, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो कोई मतलब नहीं, हम तो जाके क्लास में बैठ जाएंगे। तो तुम्हें क्या मिला, एजुकेशन मिली, पैसा नहीं मिला, तो वो टैक्सेबल नहीं है। अगर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू फैमिली मेंबर्स को, उसकी बीवी को एमबीए करवा दी, उसके छोटे भाई बहन को एमबीए करवा दी, इफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप के अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उस केस में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अगर उसके फैमिली मेंबर्स को एजुकेशन करवा, दैट मींस उसको क्या मिल रहा है, उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट दिया जा रहा है। अगर एम्प्लॉय को खुद, मान लो आदित्य बिरला ग्रुप में अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, एमबीए करवा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉट टैक्सेबल। अपने एम्प्लॉयज की बीवी बच्चे भाई बहन माँ बाप सबको पढ़ाए दे रहे हैं, उनका खुद का इंस्टीट्यूट है, अपना खुद का है, कोई दिक्कत नहीं, टैक्सेबल हो जाएगा। एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, इफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर बच्चों को दी जा रही है उस केस में रीजनेबल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज टैक्सेबल। रीजनेबल कॉस्ट का मतलब क्या है, एग्जम्पशन मिल जाएगी 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, एन नंबर ऑफ, यहाँ पर 2 नंबर नहीं है, 2 बच्चे नहीं है, यहाँ पर एन नंबर ऑफ। लेकिन क्या मिला, यहाँ पर क्या मिला, सिर्फ बच्चे को मिला, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट था वो खुद का था। जैसे बहुत सी जगह आप देखोगे कि जैसे आप गोदरेज में काम करते हो तो साथ में ही गोदरेज के स्कूल भी होते हैं, जो गोदरेज कंपनी में काम करते हो उसके एम्प्लॉइज के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। टाटा में काम करते हो, टाटा स्टील में काम करते हो, जो टाटा स्टील की बिल्डिंग होगी साथ में ही नियर बाय टाटा का स्कूल भी होगा, तो वहां पर जो टाटा के एम्प्लॉय काम करते हैं उनके बच्चे साथ में ही पढ़ते हैं। वो एग्जाम्पल यहाँ पर स्टिक बैठता है। तो एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय इफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओन्ड बाय एम्प्लॉय, टाटा का खुद के स्कूल है, तो रीजनेबल कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन इज टैक्सेबल नियर बाय लोकेलिटी में। एग्जम्पशन कितनी मिल जाएगी, 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। लेकिन ध्यान रखना, इफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर वो टाटा का स्कूल नहीं हुआ, वो किसी अपने साथ वाले में कह रहा है
तू एक काम कर, रिलायंस वाले स्कूल में चला जा, फीस हम देख लेंगे, तू वहां पर अपने बच्चों को पढ़ा। उस केस में टैक्सेबल इन ऑल केसेस 1000 रुपए की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मतलब टाटा, अगर तू अपने एम्प्लॉइज के बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है तो अपने ही स्कूल में पढ़ाना, अपने ही स्कूल में एजुकेशन देना, मैं तुझे 1000 रुपए पर मंथ की एग्जम्पशन दिलवा दूंगा और उस एम्प्लॉइज को दिलवा दूंगा। एंड नंबर हो, चाहे तेरे 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तूने कहा भाई टाटा मेरा तो स्कूल है नहीं, तो एक काम कर, रिलायंस वाले के यहाँ चला जा, फीस का मैं देख लूंगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा, तो अपने बच्चों को पढ़ा वहां पर, फिर कोई एग्जम्पशन नहीं है। फिर एम्प्लॉय तुझे टैक्स देना पड़ेगा उस पैसे पर, उस फैसिलिटी की अमाउंट पर। अमाउंट कौन सी? रीजनेबल कॉस्ट ले लेंगे उस एरिया की, क्योंकि पैसा तो मिल नहीं रहा है, एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है। मॉनेटरी परक्विजिट इन एजुकेशन फैसिलिटी टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉइज एक्चुअली पेड। स्कॉलरशिप गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉय, नॉट ए परक्विजिट। इंपोर्टेंट मार्क करो, अगर स्कॉलरशिप दी जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय के बच्चों को, वो परक्विजिट नहीं हो। फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी खत्म, एक परक्विजिट खत्म आपकी एजुकेशन वाली, एजुकेशन वाली एक परक्विजिट खत्म आपकी। हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर, आ गई। तो फिर चलो, जो मेन टास्क है आज का हमारा, वो अब हम कंप्लीट करेंगे। सर मेन टास्क बोले तो मैंने आपको एक परक्विजिट बताई थी। क्या बताई थी सर? हमें तो कुछ नहीं बताई। अच्छा, आरएफए। हाँ, आरएफए तो बताई थी सर आपने। आओ आरएफए करते हैं। आरएफए का चार्ट बनवाऊंगा मैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या क्या होगा? घर होगा, फ्लैट होगा, फार्म हाउस होगा। अकोमोडेशन होटल होगा, मोटेल होगा। होटल मोटेल में क्या फर्क है सर? होटल प्रॉपरली, मोटेल प्रॉपरली नहीं। सर्विस अपार्टमेंट सर प्रॉपरली एंड प्रॉपरली अभी बताते हैं। गेस्ट हाउस, कारावैन, मोबाइल होम, शिप, अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, कोई तैरती हुई चीजें, कोई तैरती हुई चीजें। होटल में साथ में खाने की भी फैसिलिटी रहती है, मोटल में साथ में खाने की फैसिलिटी नहीं होती, सिर्फ रहने की फैसिलिटी होती है। ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन डिस्कस मैं पहले ही कर चुका हूं। एम्प्लॉयर आपसे क्या कह रहा है? सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता, आप जो मेरे फ्लैट्स हैं आप उनमें रह सकते हैं। फॉर टेक एग्जांपल, गोदरेज, गोदरेज अपने एम्प्लॉइज को साथ में बगल में फ्लैट देता है। टाटा, टाटा भी अपने साथ में अपने एम्प्लॉइज के लिए अपार्टमेंट्स बना रखे हैं, कह रहा है यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वैसे छोड़ो, पैसे वैसे भूल जाओ, फैसिलिटीज दी, फैसिलिटीज दी। क्या दिया? फैसिलिटीज। दैट मींस क्या मिला? परक्विजिट मिली। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, आपको रेंट नहीं देना, वो अकोमोडेशन दे रहा हूं, आपको कुछ अकोमोडेशन दे रहा हूं, रहने के लिए जगह दे रहा हूं, उसका रेंट नहीं देना, रेंट फ्री अकोमोडेशन। पैसा नहीं दे रहा हूं, पैसा देता तो क्या होता? HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अब क्या दे रहा हूं? रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये वाला पूरा डायग्राम अभी बनवा दूंगा, पूरा डायग्राम बनवा दूंगा, बस देखते जाओ। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन। उतारो जी फटाफट उतारो फिर। रेंट फ्री अकोमोडेशन, पॉपुलरली नोन एज आरएफए। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में बांट दो। एक आपको घर मिला फर्निश्ड, एक आपको घर मिला अनफर्निश्ड। सर फर्निश्ड अनफर्निश्ड का क्या मतलब है? फर्निश्ड का मतलब है साथ में आपको बेड, सोफे, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, किचन का सामान, सारा सब कुछ मिला, दैट इज कॉल्ड फर्निश्ड घर। अनफर्निश्ड घर का मतलब सिर्फ चार दीवारें हैं, उसमें कोई सामान नहीं है, कमरे हैं, कमरे निकले हुए, किचन वगैरह है, खाली किचन है। ठीक है, ठीक है सर। अगर आपको फर्निश्ड घर मिला, अगर आपको फर्निश्ड घर मिला तो आप
कैसे उसकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड करेंगे। अगर आपको फर्निश्ड घर मिलता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड घर लेना है। मान के चलना कि वो घर खाली है और उस घर की फिर वैल्यू क्या है, वैल्यू मतलब रेंट की वैल्यू, रेंट की वैल्यू की बात कर, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड accommodation, value of unfurnished accommodation, value of unfurnished accommodation प्लस कर देना उसमें वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ, भाई घर में फर्नीचर ही तो हो सकता है, वो उसमें प्लस कर देना, वैल्यू ऑफ फर्नीचर माइनस कर देना उसमें से एनी अमाउंट रिकवर्ड, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ये उसमें से माइनस कर देना, और जो भी बचेगा, जो भी बचेगा वो मेरा टैक्सेबल रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा। यार हाँ जी, अगर आपको फर्निश्ड घर मिल रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको फर्निश्ड मिल रही है, तो आप वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड, मान के चलो ये घर खाली है, फिर इसकी क्या वैल्यू आएगी, प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर लेना, माइनस कर देना अमाउंट, अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, कोई भी अमाउंट अगर बदले में हो सकता है, भाई वो घर उस एरिया में घर 30,000 पर मंथ के हिसाब से मिलता हो, आपने उसको बोला चल तू रह ले 5,000 पर मंथ पर, रेंट फ्री अकोमोडेशन भी दे दी, स्मॉल अमाउंट रिकवर भी कर लिया, तो वो स्मॉल अमाउंट यहां से माइनस कर देना, उसके बाद जो भी बचेगा वो टैक्सेबल, क्योंकि भैया आपने जो भी वैल्यू दी उसमें से कुछ एम्प्लॉय से ले भी तो लिया, सारी फैसिलिटी थोड़ी दी, तो वो टैक्सेबल रह जाएगा बैलेंस। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ आई ना, आई ना सर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर में नोट करना, नोट लिख देना इसमें साथ में, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, अगर फर्नीचर आपका खुद का है ओन्ड, तो आपको 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेनी है, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अगर वो हायर पे है, हायर्ड है या फिर रेंटेड है, तो एक्चुअल हायर चार्जेस या फिर एक्चुअल रेंट आपको लेना है वैल्यू ऑफ फर्नीचर में। ध्यान दो जी, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीलाले, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर आप फर्निश्ड घर ले रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से, तो उसको मान के चलना कि वो अनफर्निश्ड है, उसकी वैल्यू लिख लो, प्लस करवा दो वैल्यू ऑफ फर्नीचर, माइनस करवा दो एनी अमाउंट रिकवर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर में ध्यान रखना, अगर वो खुद का है, खुद का किसका भाई, खुद का आपका नहीं, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है, उस फ्लैट में पड़ा है, एम्प्लॉय आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई बात नहीं, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ले लो। या फिर आजकल पता है क्या है, बहुत सी ऐप है, जमाना इतना हाईटेक हो गया, आपको हर चीज रेंट पर मिलती, बेड चाहिए रेंट पर मिल जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 12 महीने, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, जो भी घर का फर्नीचर चाहिए, सब कुछ रेंट पर अवेलेबल है। गुड़गांव में और बैंगलोर में इतनी मात्रा में ये बिजनेस खूब चलता है, ये वाला बिजनेस, हर चीज रेंट पर मिलती, आप यूज करो, आपके घर देकर जाएंगे, घर से उठाकर लेकर जाएंगे, आपको टेंशन ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। बहुत से जो नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो अदर सिटीज में मूव करते हैं, तो सबसे पहले यही करते हैं, घर वर कुछ नहीं, सब कुछ रेंट पे, घर रेंट पे, फर्नीचर पूरा रेंट पे। तो अगर रेंट है तो एक्चुअल हायर चार्जेस आप इसमें ऐड करवा देंगे, और अगर उसके एम्प्लॉयर के खुद के आपको पता ही नहीं रेंट कितना होगा, तो कॉस्ट का 10% आप ले लेंगे। अनफर्निश्ड में दो तरीके हो सकते हैं, अनफर्निश्ड में दो तरीके हो सकते हैं। अनफर्निश्ड के लिए मैं नीचे बना रहा हूं, आप लोग इसी पर आगे कंटिन्यू करना। अनफर्निश्ड, अनफर्निश्ड के लिए दो चीजें हो सकती हैं, एक तो होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
एक होगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ध्यान देना, अनफर्निश्ड घर मिल रहा है, मतलब अमूमन तौर पर अनफर्निश्ड घर ही मिलते हैं, अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन आरएफए। अनफर्निश्ड अगर आरएफए मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में, तो जो भी उस एरिया की क्या होगी, लीज की फीस होगी, जो भी लीज की फीस होगी वो उसमें टैक्सेबल कर देंगे। फॉर टेक एन एग्जांपल, आपने बहुत शहरों में इनकम टैक्स कॉलोनी देखी होंगी, हाँ सर, पुलिस कॉलोनी देखी होंगी, हाँ सर, रेलवे कॉलोनी देखी होंगी, हाँ सर, इस तरह की देखी कॉलोनी, एसबीआई कॉलोनी देखी होगी, हाँ सर। उसमें कौन लोग रहते हैं, सिर्फ उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं, उसमें सिर्फ कौन रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं। अब उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जब रहते हैं, उनको तो फ्री में घर मिला हुआ है रहने के लिए, हाँ सर, अनफर्निश्ड है, हाँ सर। तो इसमें कैसे वैल्यू निकालें, अब उस घर की वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वो प्राइवेट घर तो है ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट उस एरिया में वो जो लैंड है या वो जो मकान है वो उस पर लाइसेंस फीस पर लेती है। तो जो भी लाइसेंस फीस होगी वही आपकी परक्विजिट की वैल्यू मान ली जाएगी, लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस माइनस एनी अमाउंट रिकवर, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर बाई चांस कोई अमाउंट एम्प्लॉय से ली है बदले में तो वो माइनस कर देना, बाकी जो भी बचेगा वो टैक्सेबल पोर्शन आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनफर्निश्ड आरएफए में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो लीज लाइसेंस फीस है, लीज फीस नहीं, लाइसेंस फीस जो है, उस एरिया की जो लाइसेंस फीस होगी, उस एरिया की जो लाइसेंस फीस होगी, हर एरिया की अपनी अपनी लाइसेंस फीस होती है, क्वेश्चन में आपको देगा वो, अगर उसने ये दिया तो। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, गवर्नमेंट भी उस एरिया में जो लैंड वगैरह लेती है, फिर बिल्डिंग वगैरह जो बनाती है, वो लाइसेंस फीस देखी जाती है कि इस एरिया की लाइसेंस फीस क्या है, तो वो आपको लेनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आगे फर्दर 3 पार्ट्स में चीजें बटती हैं। आगे फर्दर 3 पार्ट्स में चीजें बढ़ती हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, चार्ट बढ़ता ही जा रहा है बट यकीन मानो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ये वाला कंटेंट बहुत इजी हो जाएगा। हालांकि इजी तो यहां पर भी है बट चलो ठीक है, पहले इधर देखो। हाँ जी, अगर आप 3 चीज में सबसे पहले आप चेक करोगे कि अनफर्निश्ड घर मिला है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, जैसे टाटा, रिलायंस, इंफोसिस वगैरह ने अपने एम्प्लॉयज को अनफर्निश्ड घर दिया है रहने के लिए, तो आप उस केस में चेक करोगे कि क्या वो घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, या फिर अकोमोडेशन रेंटेड है, अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, या फिर होटल है। होटल भी देते हैं, अभी बताऊंगा, एक एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। मान लो आप नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आपको अकोमोडेशन मिली ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब इन्फोसिस में जॉब मिली, इन्फोसिस ने बोला ठीक है आप हमारी हैदराबाद ब्रांच में चले जाओ, आप चले गए वहां पर, आपको आपको इन्फोसिस ने बोला साथ में हमारी बिल्डिंग है, आप उसमें जाकर रह सकते हो, 3 BHK 2 BHK वट एवर यू वांट। हम अनफर्निश्ड है, घर में कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ दीवारें हैं, फ्लैट्स हैं, आप ले लो कोई बात नहीं। एम्प्लॉयर की वो खुद की बिल्डिंग है, उस केस में टैक्सेबिलिटी कितनी आएगी,
उन्होंने बोला कोई क्राइटेरिया है ही नहीं फिर इस बात को जज करने का कि किस हिसाब से हम उसकी वैल्यू निकालें। वो उन पर नहीं गए, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, उन चीजों पर नहीं गए, हाउस प्रॉपर्टी पे मत जाना। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अगर तू आरएफए दे रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है एम्प्लॉयर, तो एक काम कर, वहां की पॉपुलेशन चेक कर। सबसे पहले क्या चेक कर? पॉपुलेशन चेक कर। चेक पॉपुलेशन। और अगर पॉपुलेशन तेरी 25 लाख से ज्यादा है, 3 पार्ट में बांट दिया इन्होंने, 1 2 3। पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है तो 15% ऑफ सैलरी। ऑब्वियसली अगर कोई भी अमाउंट रिकवर की जाएगी एम्प्लॉय से तो वो माइनस कर देंगे, माइनस रिकवर इफ एनी। अगर तेरी पॉपुलेशन 10 लाख से लेके 25 लाख तक है तो 10% ऑफ सैलरी, ऑब्वियसली माइनस रिकवर अमाउंट इफ एनी। और अगर तेरी पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी। ये आपकी क्या आ जाएगी? ठीक है, ठीक है सर। अगर अकोमोडेशन उसने किराए पर लेकर आपको जगह फ्री में दे दी, इन्फोसिस हैदराबाद में आप गए, इन्फोसिस वाला बोला कोई बात नहीं, साथ में ये डीएलएफ के फ्लैट्स हैं, इनको ना मैं रेंट पर ले लेता हूँ, तुम्हें फ्री में दे देता हूँ, खरीदने की मुझे क्या जरूरत है, मेरा किराया मैं भर दूंगा, चिंता मत कर। तू एक फ्लैट लेगा तुझे 30,000 रुपए पर मंथ पड़ेगा, इन्फोसिस सारी बिल्डिंग को रेंट पर ले लेगी, उसको मोटा मोटी 25,000 रुपए पर मंथ में रेंट पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन अगर उसने हायर की है तो तो लोअर ऑफ फॉलोइंग ए 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, और बी कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, मतलब जितना वो किराया डीएलएफ को देगा, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, उनमें से आप लोअर ले लेंगे। ऑब्वियसली अगर कोई माइन रिकवर है तो माइनस रिकवर अमाउंट, माइनस रिकवर अमाउंट इफ एनी, 50% ऑफ सैलरी माइनस रिकवर अमाउंट, या फिर कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, विच एवर इज लोअर। होटल के केस में दो, अप टू 15 डेज। सर होटल के केस, होटल भी देता है क्या एम्प्लॉयर? हाँ देता है, नील। मोर देन 15 डेज 24% ऑफ सैलरी, माइनस रिकवर अमाउंट, लिख लेना। थोड़ा सा वो हो गया ना? हाँ सर, ये लो लिखो, होटल वाला लिखो, होटल वाला अप टू 15 डेज नील लेना है आपको। 15 दिन तक वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आरएफए फ्री चलने दो, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आई। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करवाऊंगा, पूरी तरह समझाऊंगा डिटेल में। हाँ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर 15 डेज से ज्यादा है तो 24% ऑफ सैलरी, क्या लेना है? 24% ऑफ सैलरी माइनस रिकवर अमाउंट। सिर्फ आप इसको उतार लो अभी, ये देखो, ये लो शॉर्ट में पूरा डायग्राम एक ही पेज पर, पूरा डायग्राम एक ही पेज पर उतारो। इससे पहले का ये लो, अनफर्निश्ड आरएफए, इससे पहले का
फर्निश्ड पूरा RFA, यहां से चार्ट शुरू होता है आपका। रेंट फ्री अकोमोडेशन, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड। फर्निश्ड में अनफर्निश्ड की वैल्यू, वैल्यू ऑफ फर्नीचर माइनस रिकवर अमाउंट इफ एनी, टैक्सेबल RFA आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्नीचर अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, अगर रेंट हायर है तो एक्चुअल हायर चार्जेस दे रहा है वो वैल्यू यहां पर ले लेंगे। अनफर्निश्ड घर में दो बातें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो लाइसेंस फीस माइनस रिकवर अमाउंट वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी जो भी बचेगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तीन बातें, अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन रेंटेड बाय एम्प्लॉयर और होटल। होटल कहां काम आते हैं? ट्रांसफर के केस में। मान लो आप टीसीएस में काम करते हो और अब आपको एयरटेल हायर करना चाहती है, तो आप टीसीएस छोड़कर एयरटेल में आओगे, टीसीएस बेंगलोर छोड़कर एयरटेल गुड़गांव आओगे, तो गुड़गांव में एकदम से तो आपको घर नहीं मिलेगा, तो होटल दिया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू। तो वो कहता है 15 दिन तक आप फ्री में रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, जेन्युइनिटी है। एम्प्लॉयर कहता है तो सरकार भी समझती है, वो कह रही ठीक है रिकमेंडेशन होटल दे रहे हैं 15 दिन तक, वो ट्रांसफर का केस में दिक्कतें आती हैं घर ढूंढने में, वो कह रहे हम भी नहीं टैक्स ले रहे आपसे, इससे हम इसको टैक्सेबल परक्विजिट नहीं मानेंगे, RFA नहीं मानेंगे। लेकिन अगर बियॉन्ड 15 दिन रुका फिर तुम्हारी मंशा गलत है, फिर 24% ऑफ सैलरी ले लेंगे। अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है भाई जो तू हायर चार्जेस दे रहा है, या फिर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर आप ले लेंगे। अगर अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो हम चेक करेंगे पॉपुलेशन कितनी उस एरिया, क्योंकि हम रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, हाउस प्रॉपर्टी वाली चीजों में नहीं जा रहे। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी, पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी, और बिलो 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी लेकर चलेंगे। ठीक है, सैलरी का मतलब क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। वैसे हाँ, आज के लिए इतना ही यार, चलिए नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे आपकी यहीं से। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे RFA के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। एक क्वेश्चन मैं ऐसा भी करवाऊंगा जिसमें HRA और RFA दोनों का कंपैरिजन होगा, ताकि इस बुद्धि में दोनों आसानी से बैठ जाए और एग्जाम में आप पास। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।